अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। क्या हाल है आप लोगों का, कैसे हैं भाई? सुबह नहीं, कल से जब ये हमें खबर पता चली ना, वैसे ही थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर आगे चले जाएंगे। चलिए बताइए। लेबनान में जो, इसको तो हम हमला ही कहेंगे कि आपका अपना पर्सनल पेजर जो वो आपने उठाया हो, पहना हो, आपको पता है ना पेजर्स तो आप लटका भी लेते हैं अपने साथ, अपने बैग में, अपनी बेल्ट पे कहीं, वो एक्सप्लोड कर जाए और वो एक्सप्लोड कराया हो, ये ऐसी वैसे टेक्नोलॉजी और इस किस्म का हमला मैंने पहले कभी सुना नहीं। शुरू में ऑब्वियसली जाहिर है अब हमारी सोच जो इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी है वहाँ तक तो नहीं जा सकती, लेकिन ऐसा लगा कि भाई हीटअप होके फट गए हों, कुछ हुआ होगा, कोई सॉफ्टवेयर डाल दिया होगा। हाँ, लेकिन उसमें भी एक दो होंगे ना जो फटेंगे। लेकिन नहीं, आप ये सोचिए कि किस लेवल की इन्फिल्ट्रेशन है कि जहाँ ये फ़ोन पेजेस बन रहे हैं वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के दौरान एक्सप्लोजिव यानी कि धमाका खेज मवाद 20 ग्राम से कम इनमें तमाम में नस्ब किया गया और ये यहीं आने थे एंड एवरीबडी न्यू कि कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। थॉट प्रोसेस चेक करें आप कि ऑलरेडी वाइल दे वर बीइंग मेड, अभी ऑर्डर ही आया होगा ना, वाइल दे वर बीइंग मेड, तब आप उसके अंदर ये मवाद जो है आप नस्ब कर दें। अच्छा, ऐसी चीज़ें, एक मुझे मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन मैंने एक मूवी में देखा हुआ है जिसमें मोबाइल फ़ोन्स में कुछ इस किस्म का था जो कि एट अ सर्टन पॉइंट पूरी एक कौम को उड़ाने के लिए कि जी इस किस्म की मूवीज़ होती हैं। सो वी वर लाइक ओके, फैंटास्टिकल मूवी होती है, लेकिन टू एक्चुअली सी इट हैपन, ये जो कल हुआ है 2000 से ज़्यादा लोग इफ़ेक्ट हुए हैं, 8 तो जान से गए हैं और बाकी कुछ तो बड़े क्रिटिकली इंजर हुए हैं। वीडियोस इस किस्म की सामने आ रही हैं, तो एकदम से एक दिमाग जो है ना वो अनलॉक होता है कि बात कहाँ तक पहुँच चुकी है, बात कहाँ तक पहुँच गई है और फिर इससे कैसे निपटा जाएगा, इससे नबर्द आजमा कैसे हुआ जाएगा, इसका मुकाबला किस तरह से किया जा सकता है। दिस इज़ एन other level of the use of intelligence and spying, जिसके बारे में मोसाद मशहूर है। ये उसी लेवल की स्पाइंग, ये उसी लेवल की है, बल्कि वो भी इम्प्रेस होंगे अपने इस काम से। आई एम सॉरी टू से इम्प्रेस कह रही हूँ मैं, बिकॉज वो भी एक लेवल ऑफ तकरीबकारी है जो कि अब सामने आ रही है। दिस इज़ क्वाइट अनबिलीवेबल। और ये भी बताया गया है अरब मीडिया के मुताबिक है कि हज़ारों आलात थे ये पेजेस जिन्हें हिजबुल्लाह तक पहुंचने से पहले ही इजराइल ने पकड़ लिया था और बाकायदा जंग छेड़ने पर इन आलात को तबाह करने का इरादा था। इजराइल ने पेजेस को धमाके से उड़ाने का काम अमरीका से भी खुफिया रखा हुआ था। ओके, सो दिस जस्ट वी वांटेड टू मेंशन दिस, क्योंकि हम अभी यही बात कर रहे थे, कोई ऐसी नई चीज़ हो रही होती है ना तो यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। इन एनी केस चलें आए और बातें करें, अपने मुल्क में वापस आ जाते हैं। और मुल्क में कुछ अरसे से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल कमी हो रही है, विच इज़ वेरी वेलकम। लेकिन अगर कुछ कम नहीं हो रहा तो वो ट्रांसपोर्ट कराए हैं। अब ये लिंक्ड है ना चीज़ें, तो अगर इस तरह कम हो रहे हैं प्राइसेस तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें भी किराए कम होंगे। गुज़िश्ता चंद महीने में पेट्रोल की कीमत में 80 रुपये और एक माह में 18 रुपये लीटर तक कमी आ चुकी है। पंजाब हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में हालिया 10 रुपये लीटर कमी के बाद ट्रांसपोर्ट किरायों में 30 से 70 रुपये तक कमी का ऐलान किया, मगर ऐलान करना और उस पर सख्ती से अमल कराना मुख्तलिफ चीज़ है और हमें होता हुआ नजर नहीं आया। बास ट्रांसपोर्टर्स ने भी कह दिया है कि भाई हम, ये तो हमारा काम है, ये तो हम तय करेंगे, तो हम डिसाइड करेंगे कि हमने कितना कम करना है कितना नहीं करना। उन्होंने लाहौर से दीगर शहरों के लिए लंबे रूट पर किरायों में कोई 50 रुपये कम किए हैं और अगर ये दावा दुरुस्त भी है तब भी मुल्क के बाकी सूबों में ना ऐसा कोई ऐलान सामने आया है, ना ही ऐसी कोई कोशिश नज़र आ रही है। जब पेट्रोल या डीजल बढ़ता है तो आपको पता है ट्रांसपोर्टर हजरात क्या करते हैं, फिर खाने पीने की अशिया से लेकर किरायों तक में हर चीज़ में इजाफा हो जाता है। जब आज ये पेश किया जाता है कि ट्रांसपोर्ट के अखराजात बढ़ गए हैं, चाहे वो गुड्स ट्रांसपोर्ट के हों चाहे वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट हो, मगर अब जब नीचे आ रही हैं कीमतें पेट्रोल की तो फिर नीचे क्या होता है, नहीं होता, नहीं होता। वी ऑल नो दैट। एंड फ्रॉम बसेस टू रिक्शाज टू ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज टू एयरप्लेन्स, इवन एयरप्लेन्स के किराए भी आपको पता है कितने ज्यादा अफेक्ट हुए थे जब एकदम से पेट्रोल हाइक हुई थी। लेकिन अब एयरप्लेन्स भी उसी लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं और सब कुछ उसी सतह पे चल रहा है। अच्छा चलें, वो अब बात तो वहीं आ जाती है और आपको पता है कि जियो पाकिस्तान पे कॉरेस्पॉन्डेंट अपने रिपोर्टर्स से पूछते हैं कि एक्चुअली ऑन द ग्राउंड हो क्या रहा है, कि किराए कम हो रहे हैं, बिल्कुल ही कम नहीं हुए, उसी की तरह चल रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स आज हमें सबसे पहले लाहौर से पता करते हैं।
कराची से हमें ज्वाइन करेंगे जमार झोकियो, पेशावर से अबू बकर सिद्दीक, कोयटा से सलमान अशरफ, लाहौर से उम्मीद है हमारे साथ होंगी। ये तमाम साथी हमारे साथ हैं अभी भी, लेकिन अभी हम जाएंगे सबसे पहले लाहौर, क्योंकि वहाँ पे जो ऐलान किया गया है इस पे किस हद तक इम्प्लीमेंट हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये हमें बताएंगी उम्मे फरवा। जी फरवा, बताइएगा कि आप कहाँ मौजूद हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लारी अड्डे पे मौजूद हूँ अब्दुल्ला और हुमा। जैसे कि अनाउंसमेंट हुई है कि 30 से 70 रुपए किरायों में कमी कर दी गई है। अभी लारी अड्डे पे जब हमने विज़िट किया, लोगों से बात की है, तो दूसरे शहरों में जो जाने वाले लोग हैं उनके मुताबिक 20, 30 या 40 रुपए इस तरह से कम तो किया गया है। लेकिन जो सवात और मर्दान और इस तरह से दूर जगहों पर जाने वाली जो बसें हैं, उनके जो यहाँ ट्रांसपोर्टर्स मालकान मौजूद हैं, उनसे जब इस हवाले से बात हुई है तो उन्होंने कहा हमने कोई हुकूमत के कहने पे किरायों में कोई कमी नहीं की। हमारे पास तो पैसेंजर्स ही बहुत कम हो गए कि अगर सुबह 6 बजे से गाड़ी लगी है तो 10 बजे तक सिर्फ 10 या 20 पैसेंजर्स आते हैं। हम तो उसकी मुनासबत से देखते हैं कि जितने कम पैसेंजर हैं हम उसको कैसे जो है अपने पैसेंजर को फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम उसके मुताबिक किरायों को देखते हैं और फिर मैनेज करते हैं। और हुकूमत अगर आज 10 रुपये कम करती है तो 2 दिन के बाद 20 रुपये बढ़ा देती है, तो उस सूरत में हमारे लिए तो किराया मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने कह रहे हैं कि पैसेंजर्स के जो हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए फिर हम खुद से डिसाइड करते हैं कि किरायों में कितनी कमी लेकर आनी है और कितना ज़्यादा किराया जो है वो रखना है। तो यहाँ तो सूरत हाल ये है कि नज़दीक जो जितने शहर हैं, जैसे गुजरावाला जाना है, गुजरात है, सियालकोट है, फैसलाबाद है, उसमें 30-40 और या 50 रुपये जो है वो कमी लाई गई है। लेकिन यहाँ पे पैसेंजर्स जो हैं वो भी कहते हैं कि ठीक है 30-40 रुपये कम कर दिया गया है। लेकिन जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो उनकी जो बातें हैं वो बहुत हैरान कुन भी नहीं है, परेशान कुन ज़रूर हुए हैं कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स के हालात जो है काफ़ी परेशान वो नज़र आ रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, पैसेंजर्स पहले बहुत ज़्यादा होते थे, अब उनकी तादाद कम हो गई है और जिस तरीके से वो अपनी बसें चलाने के लिए देखते हैं कि कितने पैसेंजर आएँ, उसकी मुनासबत से वो फिर बसों का किराया जो है वो तो अगर बस फुल होगी तो किराया कम कर देंगे, पैसेंजर कम होंगे तो कम लोगों से ज़्यादा पैसे लेंगे, ज़ाहिर है खर्चा तो पूरा करना है। अच्छा, और एक लैक ऑफ ट्रस्ट भी नजर आ रहा है, क्योंकि ये भी नहीं पता ट्रांसपोर्टर्स को कि आज किराए कम किए हैं, पेट्रोल की प्राइसेस तो कल बढ़ ना जाए। ये भी एक चीज़ साथ साथ चल रही है और व्हाई नॉट, क्योंकि ऐसा होता हुआ हम देखते भी रहे हैं। अच्छा जी, हमारे साथ ही रहे उम्मे फरवा, ज़रा हम और जगहों से पता करते हैं। कोयटा से ऑब्वियसली बहुत से लोग जो हैं और ऑलमोस्ट हर जगह ही दूर दराज ही होती है, लॉन्ग ट्रैवल होता है। सलमान अशरफ, हमें बताएं कि किरायों में कोई फ़र्क पड़ा है? जी हुमा, जहाँ तक कोयटा की बात की जाए तो यहाँ पे किरायों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुतादिद बार ऐसा हुआ कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें जैसे कम हुई उसके साथ ही ट्रांसपोर्टर्स ने अपने किरायों में इजाफा कर दिया, लेकिन जैसे कमी हो रही है उसमें दोबारा जो किराए बढ़ाए गए थे उसमें कमी नहीं हो रही। बलूचिस्तान के हवाले से एक और सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त यहाँ पर तकरीबन 20 से 25 रोज़ से रेल सर्विस भी मुअत्तल है। वहाँ दोजान के एरिया में ट्रैक को नुकसान पहुँचा है, जिसके बाइस सिंध और पंजाब यहाँ से ट्रेन सर्विस बहाल नहीं हुई, जिसके बाइस जितने निजी ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा रश है। जिन्होंने पंजाब जाना है, जिन्होंने कराची जाना है, जिन्होंने अंदरूनी सिंध जाना है, तो वहाँ पर सूरत हाल नज़र आ रही है कि कोई कमी नहीं आई, बल्कि बार जगह शिकायत मुसाफिर ये करते नज़र आ रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा किया है। जबकि दूसरी जानिब जब ट्रांसपोर्टर से इस पर बात हुई तो उनका कहना था उन्होंने किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं किया, जो रूटीन के मुताबिक वो किराए चार्ज कर रहे थे वो उसी सूरत हाल के मुताबिक चार्ज कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है वो बिल्कुल खामोश तमाशाई का सा किरदार अदा कर रही है। किसी किस्म का कोई नोटिस, कोई इजलास, कोई चेक एंड बैलेंस नज़र नहीं आ रहा। डीसी कोयटा साद बिन असद से जब हमारी इस पर बात हुई तो उनका कहना था कि अभी सूरत हाल के हवाले से हमने ट्रांसपोर्टर से बात की है, लेकिन अभी तक जो अमली इक़दाम हैं, जो आवाम के लिए, मुसाफिरों के लिए जो एक रिलीफ है वो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। जी, मुसाफिरों के लिए रिलीफ नहीं नज़र आ रहा। कोयटा में ये सूरत हाल है। अभी हम चलेंगे। हमेशा ये एक शक भी रहता है कि बड़ी जल्दी से प्राइसेस तो ऊपर हो जाती हैं, जब कम आती हैं तो उसका वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट लिटरली, खैर अभी तो हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, किरायों की बात कर रहे हैं, कहीं भी उस तरह नज़र नहीं आता। अभी हम पेशावर जाएंगे, अबू बकर सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। अबू बकर सिद्दीक, बताइएगा पेशावर में कोई सूरत हाल बेहतर है या जैसे किराए थे वैसे ही हैं?
बात है कि पेशावर की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं है और यहाँ पर भी पेट्रोल की कीमतों में कमी के समरात जो है वो शहरियों को, पेशावर के शहरियों को हासिल ना हो सके और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद जो है किरायों में कमी नहीं आई। अलबत्ता अभी रिसेंटली जब इजाफा हुआ था पेट्रोल की कीमतों में तो उस वक्त जब किरायों में इजाफा हुआ था तो अभी भी वही बरकरार है और कमी जो है वो नहीं लाई गई। तकरीबन जो बैन अल-अज़लाई ट्रांसपोर्ट है तो उसके किरायों में गुज़िश्ता एक माह के दौरान बैन अल-अज़लाई ट्रांसपोर्ट में तकरीबन 100 रुपये का इजाफा हुआ है। अगर हम बैन अल-सूबाई ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उसके किरायों में तकरीबन 200 से 300 रुपये का इजाफा हुआ है। अच्छा, एक ट्रेजिडी जो है यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जो बैन अल-अज़लाई ट्रांसपोर्ट है तो ज़्यादातर गाड़ियाँ जो है वो CNG पर चलती है। तो जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो CNG पर जो गाड़ियाँ चलती है उसके किरायों में भी इजाफा होता है और फिर जब पेट्रोल की कीमतों में कमी आती है तो फिर जो स्टांस होता है जो ड्राइवर हजरात है हमारी गाड़ी तो CNG हम किरायों में इसलिए कमी नहीं कर रहे कि चूँकि हमारी गाड़ियाँ तो है वो CNG पर चलती है। तो ये एक अजीब सी ट्रेजिडी बनी हुई है और ये एक अजीब सी बात है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल अगर मैं आपको बताऊँ तो वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जब पेट्रोल की कीमतों में कमी आती है तो ये दावे करते हैं कि हम जो है किरायों में कमी को यकीनी बनाएंगे, लेकिन फील्ड में भी आ जाते हैं, फोटोसेशन उनकी हो जाती है, लेकिन किरायों में बिल्कुल भी कमी नहीं होती। साथ ही साथ अगर हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करें तो वो भी इस मामले पर संजीदा दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जो वज़रा है वो हम देखते हैं कि अमूमन मुख्तलिफ इशूज़ पर वो स्टेटमेंट्स देते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और वो दावे करते हैं, लेकिन इस मामले पर ना तो उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है कि वो किरायों में कमी के लिए इक़दाम करेंगे और ना ही अमली तौर पर जो है हम उनकी तरफ से कोई इक़दाम देख रहे हैं। तो ना तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई इक़दाम उठाए जा रहे हैं, ना हुकूमत की तरफ से कोई सूबाई हुकूमत की तवज्जो तो आपको पता ही है कहाँ पे है। अब हम बढ़ेंगे कराची। जी, कराची में हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़मार झोंकियो। ज़मार, बाकी तो हमने सुन ही लिया, कोयटा, पेशावर, हर जगह से ही, लाहौर से कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, कराची भी इसी तरह ही चल रहा है? जी बिल्कुल, कराची में भी कोई ख़ास जो है वो फ़र्क नहीं पड़ा। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कम होने के बाद भी अलबत्ता जब कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो किरायों में इजाफा कर दिया जाता है। इसमें टेक्निकल चीज़ यहाँ पर समझने की ये है कि महकमा ट्रांसपोर्ट की एक फेयर कमेटी होती है जो कि ट्रांसपोर्टर्स के साथ बैठकर किराए डिसाइड करती है। पेट्रोल की कीमतें हर 15 दिन में अपडेट होती है, मगर जो फेयर कमेटी है वो हर 15 दिन में कन्वीन नहीं होती और वो इजलास नहीं होता। उस कमेटी के थ्रू ही वो ट्रांसपोर्टर के साथ मिल बैठकर एक जो कीमत है किरायों की वो तय करते हैं, मगर क्योंकि वो कमेटी बहुत महीनों के बाद होती है तो वो ट्रांसपोर्टर से समझते हैं कि क्योंकि हमारी तरफ हमें कोई मैसेज ऐसा कन्वे नहीं हुआ, कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई मुलाकात नहीं हुई गवर्नमेंट से, तो हम जो चाहे किराए ले सकते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ किराए ट्रांसपोर्ट की क्वालिटी के हिसाब से लिए जाते हैं। जो जितनी अच्छी गाड़ी है वो फिर ज़ाहिर कीमतें ज़्यादा लेते हैं। जो बड़े ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके आपस में भी कोई एक किराया जो है वो फ़िक्स नहीं है। और लोकल ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो उनमें भी बसेस जो कि डीज़ल पे चलती हैं उनमें भी किराया 13 रुपये कम होने के बाद भी किराए में कोई फ़र्क जो है वो नहीं आया। एप्लीकेशंस के थ्रू जो राइड्स बुक कराते हैं उनमें भी कोई कमी नहीं है, हालांकि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई थी तब उनके किराए बढ़ा दिए गए थे। जी बिल्कुल, जो राइड हेलिंग ऐप्स हैं उसमें भी कोई कमी नहीं आई। यू राइट। ज़मान हमारे साथ ही रहेगा, सभी हमारे साथ रहें। एक सवाल जो मुझे बड़ी देर से आया हुआ है और मैं पूछना चाह रहा हूँ अबू बकर सिद्दीक से, क्योंकि अबू बकर ने कहा कि हमारे यहाँ ज़्यादातर बसें तो इतनी बड़ी बड़ी बसें CNG पे चलती हैं। अबू बकर, ये ओके है? क्योंकि बाकी हमने शहरों में अब ये CNG वाली बसों का ट्रेंड ख़त्म हो गया आहिस्ता आहिस्ता, और सेफ भी नहीं थी, सिक्योरिटी कंसर्न्स भी थे। खैबर पख्तूनख्वा में क्या ये फिनोमेना है कि आपका जितना आपने बताया बैन अल-ज़लाई ट्रांसपोर्ट है वो सारा CNG पे अब तक? देखिए, मैंने जो बात की है बेसिकली ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं जो कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले जाती है, तो ये गाड़ियाँ जो है बेसिकली ये ज़्यादातर CNG पे चलती है और इनका ताल्लुक CNG सेक्टर से होता है। तो जब पेट्रोल की कीमतों में, जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब पेट्रोल की कीमतों में मैंने यही पूछा कि ये ओके है, ये इतनी बड़ी बसें इतनी बड़ी तादाद में CNG पे चलाना, ये किसी रूल की खिलाफ वर्जी नहीं है, ये सेफ हैं? इनका क्या, ये मिनी वैन्स होती हैं या बड़ी बसें भी CNG पे चल रही होती हैं? नहीं, बड़ी बसें तो जो है वो ज़्यादातर डीजल पे चलती होती है, लेकिन जो फ्लाइंग कोच वगैरह होती है या जो छोटी गाड़ियाँ होती है, बेसिकली मैं उनकी बात कर रहा था। ये गाड़ियाँ जो है ये CNG पे चलती है, चूँकि फासला भी इतना ज़्यादा नहीं होता, तो CNG पे जो है इनको गवारा समझते हैं CNG पर ही गाड़ियाँ चलाना। तो ये छोटी गाड़ियाँ जो है, जो फ्लाइंग कोचेस वगैरह है और जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, तो ये ज़्यादातर गाड़ियाँ जो है बेसिकली ये CNG पे चलती है।
अच्छा, ये ऑब्वियसली अभी मौसम भी बदल जाएगा और आपको पता है कि जो CNG पे गाड़ियाँ चलती हैं फिर वो भी एक इशू हो जाता है जब गैस की बंदिश होती है और नहीं मिल रही होती तो वापस फिर पेट्रोल पे भी आना पड़ता है। तो ये हमें नज़र आया हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट से। आपको पता ही है कि हम हमेशा पता करते हैं कि अगर कोई अनाउंसमेंट हो, किसी चीज़ में कमी हो, जैसे कि पेट्रोल की कीमतों में, तो क्या आवाम को वो फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। और क्लियरली फ्रॉम 4 सेंटर्स वी हैव फाउंड आउट कि नहीं हो। थैंक यू जमाल फ्रॉम कराची, थैंक यू बकर सिद्दीक, थैंक यू क्वेटा से सलमान अशरफ, शुक्रिया आपका। उम्र फरवा लाहौर से आप हमारी। लाहौर में ये है कि जो करीब है ज़रा शहर गुजरावाला, गुजरात, फैसलाबाद, सियालकोट, वहाँ के किरायों में सर्टनली कुछ कमी आई है, लेकिन जो बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि अगर किसी ने सिंध आना है या किसी ने खैबर पख्तूनख्वा जाना है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको अनफेयर बात नहीं लगी कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, जैसे सवात वगैरह जाना है किसी ने, तो वो इंतजार करेंगे। अब हम बैठ गए हैं बस में और हमें ये नहीं पता कि इसका किराया अभी क्या मुझे 1000 पड़ेगा या 2000 पड़ेगा, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी पीपल ज्वाइन। अगर तो पूरी बस भर जाती है तो फिर आपका भी कम हो जाएगा किराया, और अगर बस नहीं भरती तो फिर आपको ज्यादा पे करना है, जो कि बड़ा ही आर्बिट्रेरी किस्म का कोई ईद त्योहार कोई मौका होता है जब बसें भरी होती हैं और जब तब भी ज्यादा लोड ज्यादा होता है तब भी किराया ज्यादा होता है कि डिमांड इतनी ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो इसलिए जो ज्यादा किराया देगा उसको हम अकोमोडेट करेंगे। ईद है ना, तो तब तो जाना ही जाना है। पिस्ता कौन है? मुसाफिर। हमेशा व्हाटएवर द सर्कमस्टेंसेस आर, कुछ भी कर ले, वो मोड़ तोड़ के कर लेंगे, आपसे पैसे निकलवाएंगे। है उसी ने ज्यादा पैसे देने हैं, चाहे जब ज्यादा बोझ हो तब भी, जब बोझ ना हो तब भी। तो देयर यू गो। अब इंडिविजुअली ऑब्वियसली लोगों को फ़ायदा होगा डेफिनेटली। पेट्रोल की गाड़ियां जो चला रहे हैं उनको तो फ़ायदा हो ही जाएगा, लेकिन हम तो आवाम की बात करते हैं कि उनको कब तक ये बात पहुंचेगी। एक और भी बात है कि हर चीज़ डंडा लेके सही नहीं कराई जा सकती। हम कब तक इसी साइकिल में फंसे रहेंगे कि हमें कोई डंडा लेके पीछे आएगा तो हम करेंगे? मतलब हम खुद क्या हैं ये भी तो हम सोच रहे हैं। जब हमें एक चीज़ सस्ती मिल रही है तो हम नहीं ढीठ बन के हम नाजायज़ मुनाफा खोरी करेंगे, और हम उस मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं जिसमें इतना कैटेगोरिकली इन चीज़ों के बारे में कहा गया है कि ये नहीं करनी। हम थैंक यू वेरी मच याद दिलाने का, लेकिन प्लीज़ ना याद दिलाएं, कोई नहीं सुन रहा है इधर। मतलब यहाँ पेट्रोल की प्राइसेस का एक इंडिकेशन होती है कि रात को 12 बजे पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाएगी, तो 6 घंटे पहले हम पेट्रोल स्टेशन बंद कर देते हैं। मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम एहसास करेंगे? नो, कोई एहसास नहीं कर रहा है इधर, और किसको आप सिखा रहे हैं? मतलब हमारे आगे चलते हैं, तरबियती प्रोग्राम पे जरा ज्यादा तवज्जो होनी चाहिए। भूल जाएं इस किस्म की चीजें, बड़ी पुरानी बातें हो गई हैं। A lot of cricket happening in the world as well, by the way. No, but in Pakistan. और in Pakistan as well. जनूबी अफ्रीका women और पाकिस्तान women के दरमियान दूसरा T20 है। एक तो हम हार गए थे, कोई बात नहीं, अभी भी सीरीज में जगह है, गुंजाइश है। मैच शाम 7 बजे मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। जी बिल्कुल, मेहमान टीम को 3 T20 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल है, जो कि हमने आपको कल ही बताया था। उसके अलावा दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक वी डिड मेंशन इट यस्टरडे कि पाकिस्तानी क्रिकेटर कायनात इम्तियाज मैच के बाद ग्राउंड में अपनी बेटी को साथ ले आई, और इस दौरान ये लो जी क्यूटी है, हाउ क्यूट। अच्छा, इस दौरान वहाँ जनूबी अफ्रीकन टीम की खिलाड़ी हैं, लौरा उनका नाम है, वो भी आ गई और वो कायनात इम्तियाज से बातचीत और उनकी बेटी के साथ खेलने लगी, और इस खूबसूरत लम्हे को ऑब्वियसली देखा लोगों ने तो उन्होंने एंजॉय भी किया। कुछ लोग बहुत क्रिटिकल भी होते हैं कि भाई ये बहुत ही घरेलू माहौल आप लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस एंड एवरीथिंग। प्लीज इट्स ओके। मतलब अभी लड़कियां जो हैं, मेरी बात सुनिए, मैच के बाद दुनिया के बड़े-बड़े फुटबॉल स्टार्स मैच के बाद उनके बच्चे नहीं भाग के आ जाते हैं, उनके पास उठाए हुए होते हैं उन्होंने, तो ये भी हो ही गया, व्हिच इज ऑलराइट। इसलिए अपनी क्रिटिसिज्म को थोड़ा सा मेलो कर दीजिएगा। अच्छा जी, अभी हुआ ये है कि एक टीवी ड्रामे के एक सीन ने कानूनी तनाज़ा खड़ा कर दिया। डहरकी के एक मुसव्विर ने अपने 2 गुमशुदा फनपारे एक ड्रामे के मंजर में देखे और दावा किया कि भाई ये तो मेरी पेंटिंग्स हैं। सैफी सुमरो इनका नाम है। इनके मुताबिक 7 साल कबल फनपारे फ्रेयर हॉल कराची में नुमाइश के लिए दिए थे। वहाँ पे आपको पता होती रहती हैं एग्जीबिशंस। नुमाइश खत्म होने के बाद इंतजामिया ने उनसे कहा कि भाई फनपारे तो मिल नहीं रहे, वो तो गायब हो गए। बेसिकली कहा कि गुम गए हैं। तो 7 साल बाद फेयर हॉल में लगी पेंटिंग को आर्टिस्ट सैफी सुमरो ने एक टीवी ड्रामे में देखा और पहचान लिया कि ये तो मेरा ही काम है, और मामला सोशल मीडिया पर उठाया। तो सिंध के वजीर सकाफत जुल्फ़िकार शाह ने पेंटिंग्स गायब होने की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी, और 7 दिन में रिपोर्ट भी मिल जाएगी। जबकि पेंटिंग्स की मुबैना चोरी की दरख्वास्त जो है वो फ्रेयर पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त जमा भी करवा दी गई है।
7 साल लगे इस चीज़ में। और ये भी एक कोइंसिडेंस ही है कि अगर उन्होंने उस ड्रामे में ना देखा होता कि ये पेंटिंग्स तो मेरी हैं, एक्चुअली ये ड्रामा मैंने भी देखा था और मैं भी एडमायर कर रही थी इन पेंटिंग्स को। सैफी सुमरो हमारे साथ हैं, द आर्टिस्ट जिनकी पेंटिंग्स जो हैं उनको बताया गया था कि भी हम बात करेंगे। सैफी वुड बी जॉइनिंग अस इन अ व्हाइल, लेकिन अभी हमारे साथ मौजूद हैं सिंध के वज़ीर सफ़ारत और सियाहत जुल्फ़िकार अली शाह साहब। शुक्रिया शाह साहब। शाह साहब, ये मामला आप तक कैसे पहुंचा? ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर तो चल रहा था और क्या आपने हिदायत दी हैं अब इस ज़मीन में? मामला इस तरह पहुंचा कि सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी वायरल हो रही थी। एज अ मिनिस्टर ऑफ कल्चर और सिंध हुकूमत का एक नुमाइंदा, तो मैं समझता हूँ कि पूरी हर जगह से ये आवाज़ आ रही थी कि डिपार्टमेंट क्यों नहीं इस पे नोटिस ले रहा, क्योंकि हम ही जितने भी आर्टिस्ट हैं या अपना जो भी पेंटर्स हैं, हम ही उनको सपोर्ट करते हैं जो भी है। तो इन्होंने कहा था 2017 में इन्होंने कोई एग्जीबिशन किया था फ्रेयर हॉल पे। तो फ्रेयर हॉल, क्योंकि मेरे पास एंटीक्विटी डिपार्टमेंट भी मेरे पास है, तो मैंने डीजी कल्चर और अपना डीजी एंटीक्विटी को दोनों को एक कमेटी बनाई है। तो मैंने कहा कि जी मामले की तह तक तो जाए, मसला क्या है। तो ये मामला बढ़ रहा था, तो उस वजह से ये मैंने इंक्वायरी इनिशिएट की कि पता चले क्या मामला, अगर वाकई में उनकी कोई पेंटिंग्स हैं जो वो बोल रहे हैं और इतना वो लोगों का सब लोग मैसेज कर रहे थे कि जी देखें इस मसले में क्या है, तो इस वजह से ये जरूरत पड़ी है। चलिए दैट्स गुड कि एक चीज़ जो है वो ऑब्वियसली पेंटर ने ही उठाई और सोशल मीडिया पे आप तक भी पहुंच गई और आपने एक्शन लिया। अब एक्शन लिया क्या, क्योंकि पुलिस के पास केस आ गया है और आपने खुद भी 2 रुकनी तफ्तीशी टीम जो है वो बना ली है। तो बुनियादी सवाल इधर आप क्या ढूंढ रहे हैं कि इस चीज़ की तहकीकात हो रही है कि पेंटिंग्स के साथ हुआ क्या था, किस तरह घूमी थी, या इस चीज़ की कि मज़कूरा पेंटर का दावा दुरुस्त है या नहीं, कि उन्हीं की पेंटिंग्स हैं कि नहीं है। तो व्हाट आर यू एक्चुअली इन्वेस्टिगेटिंग? मैंने तो एक कमेटी बनाई है, वो पुलिस से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। पुलिस को किसने एप्लीकेशन दी है या किसने दी है वो हमें नहीं मालूम। हमने सिर्फ एक अपने डिपार्टमेंट के लोग रखे हैं जो जाके फ्रेयर हॉल की जो इंतजामिया है उससे बात करेंगे, और दूसरा वो जो बंदा है जिसकी पेंटिंगें वो कहते हैं कि जी वो मेरी गुम हुई है, तो सिर्फ उससे बात करके जान करके अगर पता चलेगा कि उनकी वाकई में पेंटिंग है तो वो उनको वापस दिलवाई जाएंगी। वाकई में उनकी पेंटिंग है शाह साहब, क्योंकि उनकी थीसिस की तस्वीरें जब वो पेंटिंग इवेंट बना रहे हैं साथ खड़े हुए हैं, तो उनकी तो उनका इसके अलावा आर्ट वर्क, वो सब तस्वीरें अब मंजर आम पर आ गई हैं। अब जाहिर है कोई ना कोई शख्स मुलव्विस है इनको ये बताने में कि आपकी पेंटिंग्स गुम गई हैं, नहीं मिल रही हैं, और वो जाहिर है ढेर की बैठा हुआ एक आर्टिस्ट, उसने नई कोशिश की यहाँ आके चेक करे। अब इंतज़ामिया का कोई शख्स मुलव्विस पाया गया तो कार्रवाई होगी फिर? वो भी ये कह रहे हैं कि कोई वहाँ पे उन्होंने एग्जीबिशन जब 17 में लगाई थी तो ये अपनी पेंटिंगें मांगने गए थे, तो उन्होंने कहा जी पेंटिंगें जरूर हमारे पास पड़ी हैं मगर किसी कमरे में पड़ी हुई। ये नहीं बोला उन्होंने कि चोरी हो गई हैं या गुम हो गई हैं। तो वो पेंटिंगें आपने देखा किसी शायद ड्रामे में भी शायद आई हैं, तो वहीं से ये चीज़ निकली है कि जी मेरी उसकी ये पेंटिंगें हैं। तो अगर कोई ये वाकई में पाया गया और हमारी अगर जो ये हमने एक इंक्वायरी इनिशिएट की है तो इंशाल्लाह ताला, क्योंकि फ्रेयर हॉल जो है हमारे अपना KMC मेयर साहब के अंडर है, मुर्साबाब साहब के, तो इंशाल्लाह ताला फिर उसको कोशिश करेंगे कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आम एग्जीबिशन वहाँ पे होते हैं, हर बंदा अपनी पेंटिंग्स लगाता है, तो उनको फिल फॉर एग्जीबिशन के बाद जिनकी पेंटिंगें वो वापस दे देनी चाहिए, या कि रख के इतना बड़ा मामला ना होना चाहिए। बिल्कुल इतना बड़ा मसला है ये। शाह साहब, अगर वगर की तो बात नहीं है, हुआ तो है, मतलब ऑब्वियस चीज 2017 से अब हम इसमें बैठे हुए हैं, उसने अपनी पेंटिंग्स रिकग्नाइज कर ली हैं। जिसने भी उसको कहा, अव्वल तो किसी ने कहा होगा कि जी किसी कमरे में पड़ी है, मतलब जस्ट ये एक हाइट ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक आर्टिस्ट बैठा हुआ है, उसको उसकी चीज़ें नहीं दी जा रही। हालांकि वो ये कहते हैं, अभी हम उनसे बात भी करेंगे, कि उनको ये बताया गया था कि चोरी होगी, व्हाटएवर इट इज, कि उनको उनकी चीज़ें वापस क्यों नहीं गई थी, एंड दिस इज अ कोइंसिडेंस कि उन्होंने उस ड्रामे में तो स्पॉट कर ली, वरना तो ये बात खत्म हो गई थी। उन तक कभी ना पहुंचता। तो ये अगर मगर की बात नहीं है, somebody should be held responsible for this, वरना तो बेचारे आर्टिस्ट का पहले ही हाल बुरा है और अब इस किस्म की चीजें भी हों। बट थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आप आई एम श्योर कोई इंक्वायरी के बाद जो भी नतीजा निकलेगा, आप KMC से रब्ता करके फ्रेयर हॉल की इंतजामिया में जो भी मुलव्विस है तो सही उस पर कार्रवाई करेंगे। सैफी सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मुसव्विर हैं, आर्टिस्ट हैं। सैफी, एक तो आपका काम बहुत खूबसूरत है, वी रियली एडमायर्ड योर पेंटिंग्स, बहुत ही अच्छा आपका काम है। अब बताइएगा ये कहानी शुरू कैसे हुई?
ये आपका थीसिस का काम था जहां तक हमने पढ़ा है, आपने फेयर हॉल में एग्जीबिशन के लिए दिया, उसके बाद क्या हुआ? सर बिल्कुल ये थीसिस का काम था सर। मैं यूनिवर्सिटी में जब था तकरीबन 16-17 पेंटिंग मेरी थी जो थीसिस के लिए थी, और मेरा टॉपिक था ये इनोसेंट फेसेस। तो उसके ऊपर ये सर मैंने तो तरह से 16 से 17 पेंटिंग्स बनाई थी। तो उसमें से मैं 2 पेंटिंग ओहो, अच्छा हम दोबारा कनेक्ट करेंगे क्योंकि स्टोरी ऑलरेडी इंटरेस्टिंग लग रही है। आ गए जी सैफी, बताइए। जी मैम, तो उनमें से 2 पेंटिंग से शुरू करें। तो फेरियर हॉल के अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, एग्जीबिशन हुई, एग्जीबिशन होने के बाद जी मैम। नहीं सॉरी, बीच में आवाज रुक गई थी, फ्रीज हो गया था। 2 पेंटिंग्स उनमें से आपने कहां भेजी? अब यहां से शुरू करें दोबारा प्लीज। पार्टिसिपेट किया था फेरियर हॉल के अंदर, वहां पर एग्जीबिशन लगी, एग्जीबिशन भी लग गई, और उसके बाद मैं उनसे कांटेक्ट करता रहा कि अब एग्जीबिशन खत्म हो गई है तो मुझे मेरी पेंटिंग वापस कर दें। तो उनका कहना था फाइनली कि यार आपकी पेंटिंग गुम हो गई है, हम माजरत चाहते हैं, आपके साथ 2-3 और भी आर्टिस्ट हैं जिनकी पेंटिंग नहीं मिल रही। तो मैंने उनकी जबान पे यकीन करते हुए मैंने वो पेंटिंग छोड़ दी। वो इसलिए छोड़ी कि जब 2-3 आर्टिस्ट और भी हैं शायद वो भी आवाज नहीं उठा रहे, तो मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। तो वो 2017 वाली बात आज 2024 चल रहा है। तो वो एक निजी चैनल के ऊपर ड्रामा सीरियल में मैंने खुद देखा है सीन, जब देखा कि मेरी पेंटिंग्स इतने बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर, इतने बड़े ड्रामे के अंदर, पहले तो मुझे बहुत खुशी भी हुई और उसके बाद मुझे बहुत दुख हुआ कि उन्होंने मुझसे धोखा किया था कि ये पेंटिंग आपकी गुम हो गई, हालांकि उन्होंने फराड किया था मुझसे। अब आपका कोई राब्ता हुआ फेयर हॉल इंतजामिया से जब ये सारा मामला हो गया, या उन्होंने आपसे राब्ता किया कि भाई प्लीज ये पेंटिंग्स अपनी वापस ले जाएं? अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि ये मिल गई हैं। सर उन्होंने मुझसे डायरेक्ट राब्ता नहीं किया, किसी थर्ड पार्टी से जो ना उनका राब्ता हुआ है मुझसे कि वो बोल रहे हैं आप असल जो आर्टिस्ट है वो आकर अपनी जो है ना पेंटिंग लेकर जाएं। तो मैंने कहा सर पेंटिंग तो मैं लेकर ही जाऊंगा इंशाल्लाह, और इस पेंटिंग के साथ जो 7 साल इन्होंने क्रेडिट कमाया है मेरी प्रॉपर्टी पे, मैं वो भी साथ लूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, वो किस तरह आप करेंगे? बिकॉज डेफिनेटली एक तो थीसिस का काम जो कि वैसे ही बड़ा क्लोज टू द हार्ट होता है, क्योंकि अभी आप एक बडिंग आर्टिस्ट होते हैं, अभी तो आप मनवा रहे होते हैं अपना काम, और ज़बरदस्त बाय द वे आपका ये काम है। तो वो कवर किस तरह करेंगे? मतलब आप किस किस्म की कॉम्पनसेशन चाहते हैं? वुड यू वांट कि अब अगर आपने 7 साल से आप इसकी नुमाइश किए हुए हैं और मेरे नाम के बगैर, तो आप मुझे उसकी कोई पेमेंट करें, या आप मुझसे ख़रीद लें, या फिर आप उनको अपने पास रखना चाहते हैं पेंटिंग्स को? किस किस्म की कॉम्पनसेशन का आप तवक्को कर रहे हैं? मैम वो मेरा डीजी साहब से भी कांटेक्ट हो गया था, तो उन्होंने कहा था कि जो भी आपकी बातें हैं वो फिलहाल आप जो है ना हमें एप्लीकेशन एक बनाकर उसमें लिखते हैं, और आप जितना कंपनसेशन चाहते हैं और जो फिगर है वो भी आप इसमें लिखकर हमें भेज दें, ताकि हम जितना हो सके जल्दी, शायद उनको फ्राइडे तक ये रिजल्ट निकालना है। और बस मैंने एप्लीकेशन आज लिख दी है और इंशाल्लाह उनको मैं आज भेज दूंगा, तो फिर फ्राइडे का इंतजार रहेगा, देखते हैं क्या होता है। जी आई एम श्योर वो हम भी फॉलो अप कर रहे हैं। आपको पता है अभी वजीर सकाफत साहब थे हमारे साथ इसी मामले पे गुफ्तगू करने के लिए, उन्होंने कमेटी भी बना दी है। वो कह रहे थे थाने में किसने दरखास्त दी है ये मुझे नहीं पता, तो आपको पता है कि आपने दी है दरखास्त, या आपको भी नहीं पता कि थाने में किसी ने दरखास्त दी है? नहीं सर, मुझे पता लगा है कि मेरे नाम पे शायद कोई फेरियर हॉल गए हैं, तो उसका नोटिस कोई निकाला हुआ था, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, तो उनको बोला गया है कि सैफी का नोटिस है, उस सैफी ने खुद भेजा है, हालांकि मैंने कोई नोटिस नहीं भेजा, ना ही कोई मेरा वकील है। ये बड़ी तो मिस्ट्री है। फिर कोई वेल विशर ही हुआ आपका, या मतलब हो सकता है ना भी हो, कोई मतलब क्रेडिट सीकर हो, पता नहीं, खैर इनके नाम से ही है। अच्छा अब बताएं सैफी, ऑल दिस टाइम मतलब 2017 की हम बात कर रहे हैं, आप 24 में हम बैठे हैं, वैसे आपका काम कैसा चल रहा है? बिकॉज आपकी पेंटिंग्स बड़ी अच्छी हैं, और फिर अब इतनी यूनिक वे में अटेंशन आ गई है लोगों की उस पर कि आपकी कोई डिमांड वगैरह बढ़ी आपके काम की? मैम बिल्कुल कॉल वगैरह आ रही हैं और मैसेज वगैरह भी आ रहे हैं, और कुछ फॉर्म्स ऐसे फॉर्म्स हैं जो अभी कांटेक्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जब मैं वो पेंटिंग रिसीव करूंगा
शायद ज्यादा मजीद जो है मुझसे कांटेक्ट में आ जाएंगे। आपको पता है ना कि दुनिया में कोई ऐसे पेंटिंग्स या किसी चीज के साथ कोई कहानी अटैच हो जाए तो उसकी वैल्यू फिर बहुत बढ़ जाती है एज इट इज कि ये वो पेंटिंग है जो गुम गई थी या चोरी हो गई थी या व्हाटएवर इट इज। तो आप रियलाइज करते हैं कि काफी जबरदस्त काम हो गया है इनवेरिएबली आपके साथ। मुझे तो मैम ऐसे लग रहा है जैसे मेरा अपना बच्चा खो गया हो और वो मुझे पता लगा कि मेरा बच्चा कहाँ बैठा हुआ है। इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी। और जो नोटिस लिया ना मिनिस्टर साहब ने, उस बात पे मुझे बहुत खुशी हुई है। इन्वेस्टिगेशन हो रही है और इंशाल्लाह ये मेरे बच्चे, मेरी पेंटिंग्स मुझे वापस मिलेंगी। और इससे मैं बयान नहीं कर सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है इस बात की। अब ये बताइएगा कि आपका कोई इंस्टाग्राम पेज है या फेसबुक पेज है, क्योंकि सारे लोग तो जाहिर है उनके पास आपका नंबर तो नहीं होगा। वी रियली वांना मेक श्योर कि दुनिया तक आपका आर्ट पहुंचे और जो कलेक्टर्स हैं आपकी आर्ट के साथ इतनी ज़बरदस्त कहानी जुड़ गई है कि दे वुड लाइक टू हैव वन ऑफ योर पेंटिंग्स इन देयर कलेक्शंस। आपसे कहाँ रब्ता किया जा सकता है टू बाय योर आर्ट? सर मैं चाह रहा था अगर आप मेरे बैकग्राउंड में जो ना मेरा पेज, इंस्टाग्राम पेज नहीं सॉरी आईडी है सैफी सुमरो के नाम से, और फेसबुक मेरा सैफी सुमरो के नाम से है। जितने प्लेटफॉर्म है सब सैफी सुमरो के नाम से। चले सैफी सुमरो के नाम से फिर तो मिल ही जाएगा हम सबको। तो हम भी देखते हैं और आपकी पेंटिंग की कलेक्शन ऑन योर इंस्टाग्राम, क्योंकि हमें भी बड़ा शगफ है अच्छे आर्ट से। तो अच्छे आर्ट का, और आपका आर्ट बहुत जबरदस्त है। एंड टू थिंक ये थीसिस का आर्ट है, तो अब तक तो आपने काफी और भी काम कर लिया होगा सैफी। अच्छा, यूट्यूब पे आपको पता है सारे ड्रामे वगैरह होते हैं, सो आपने कि यूट्यूब पे भी किसी से रब्ता किया है कि जो कंटेंट है इसमें कॉपीराइट इशू है या फिर ये मेरा है? नहीं मैम, फिलहाल तो कोई कांटेक्ट नहीं किया और इसका मुझे इतना इल्म भी नहीं था कि यूट्यूब के ऊपर किसी जो हमारी प्रॉपर्टी होती है अगर आती है वीडियो में तो उसका क्लेम होता है। बिल्कुल हो सकता है। ये मुझे कल म्यूजिक का तो होता है, हमें पता है, तो शायद आर्ट का भी हो, कॉमेडी भी आर्ट ही है, म्यूजिक भी आर्ट ही होता है। अच्छा, तो आप वैसे सैफी चूंकि आप अब हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं और हम चाहते हैं कि अगर आप इफ़ यू हैड लॉस्ट यू नो आपकी कुछ टाइम इस तरह ही गुजर गया था जहां आपकी पेंटिंग ही गुम गई थी, इन द मीन टाइम आपने अपनी एग्जीबिशंस वगैरह कोई की हैं? नहीं मैम, उसके बाद तो मेरा दिल जो है ना बिल्कुल टूट चुका था। इस आर्ट के हवाले से मैं बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, जबकि मैंने यही सोचा कि यार जब भी एग्जीबिशन करते हैं तो ये पेंटिंग वगैरह गुम हो जाती है। मेरी गुम होने वाली पेंटिंग के बाद पता नहीं कितने आर्टिस्ट मिले यार, मैंने भी दी थी, मेरी भी गुम हो गई है, मैंने भी दी थी, मेरी भी गुम हो गई है। तो उसके बाद मैंने कोई सीरियस नहीं लिया आर्ट पे। फिर मैंने अपने छोटा कारोबार खोला, एक कैबिन होती है जैसे। वैसे हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जिन जिन आर्टिस्ट की पेंटिंग्स गुमी हैं, जो आप कह रहे हैं ना आपके राब्ते हुए, आप लोगों को एक कलेक्टिव बनाना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्राइम है कि आप कहीं दें और फ्रेयर हॉल जैसी जगह पे आप दें अपना आर्ट एग्जीबिशन के लिए और फिर वापस ही ना आए। सब मिलके मतलब सबको मिलके करनी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। अब जो हमें पता लग रहा है कि ये फेयर हाल कितना बड़ा फ्रॉड कर रहा है। जो छोटे छोटे आर्टिस्ट जैसे यूनिवर्सिटी से निकलते हैं ना, क्योंकि उनका पहला कदम होता है मार्केट में, मार्केट का पता नहीं होता, वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं और मार्केट में फर्स्ट टाइम आ रहे होते हैं। तो उनकी पेंटिंग्स जब वो एग्जीबिशन के लिए जाती है तो उनमें से जो जो अच्छी पेंटिंग्स होती हैं वो साइड करके तो आर्टिस्ट को ब्लेम किया जाता है कि यार आपकी पेंटिंग गुम हो गई है, हम माजरत चाहते हैं। पर हालांकि उनका ऊपर एक वेयर हाउस बना हुआ है, उसमें वो सारी पेंटिंग डिस्प्ले होती है, जो कि सिर्फ ड्रामे के लिए होती है और किसी बड़े बड़े इवेंट्स में और फिल्म इंडस्ट्री में यूज की जाती है। या तो उन पेंटिंग्स को आउट ऑफ कंट्री सेल किया जाता है या बेच देते हैं, मतलब दिखा देते हैं, जाहिर है बेच देते होंगे ना, या फिर यहाँ इनके इस केस में बेची नहीं तो वहाँ लगी हुई हैं लोकेशन पे। साइन था आपकी पेंटिंग्स पे, आपका नाम है? जी मैम, मेरी जो सिग्नेचर है सैफी वो उधर हुई है, लिखी हुई है। चलिए सैफी, प्लीज़ आप अपना जो कारोबार कर रहे हैं वो तो आप साथ साथ कोई भी देख लेगा, लेकिन आप अपने आर्ट पे तवज्जो दें और आई एम श्योर कि आप में बहुत पोटेंशियल है। आपका आर्ट एकदम मतलब नज़र टिकती है इस पे। The use of colors उस ड्रामे में भी एकदम नजर आया था। आप प्लीज़ कुछ नए फनपारे बनाएं। आप अब अपने पेंट ब्रशेस उठा लें आप जी।
इंशाल्लाह सर, अब मैं अपनी फील्ड को टाइम, और अगर आप चाहें तो एक पोर्ट्रेट आप हमारा भी बना सकते हैं। और पता नहीं आप इस वक्त मुझे देख सकते हैं कि नहीं, लेकिन अब्दुल्ला, डिड यू नोटिस द ब्लू ऑन मी एंड द ब्लू इन द पेंटिंग? मुझे लगता है आपने पेंटिंग के मुनासिबत से कपड़े पहने हुए हैं। या पेंटिंग मेरे मुनासिबत से हुई थी, कुछ कहा नहीं जा सकता। बट एनीवे जी, सैफी सुमरो को आप लोग सर्च कर सकते हैं। ही इज ऑन सोशल मीडिया, राइट सैफी? आप फेसबुक पे भी हैं और इंस्टाग्राम पे भी हैं। स्पेलिंग भी बता दीजिएगा सैफी सुमरो, अपने आप जिस नाम से हैं आपकी प्रोफाइल्स। SEFFY अच्छा, यानी SEFFY है सैफी, नॉट SAFI जो मैं समझ रही थी। तो सैफी ऑलराइट, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। और वंडरफुल पेंटिंग्स, यू आर अ ग्रेट आर्टिस्ट और आपकी चीज़ें आपको इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएं। हमारी भी ये दुआ है, इसीलिए हमने आपको आज इनवाइट किया। थैंक यू सैफी। एंड ऑल द एग्जीबिशन हॉल्स, फेयर हॉल या फिर कोई भी करते हैं एग्जीबिशंस, बी ऑनेस्ट टू द आर्टिस्ट। बेशक वो स्टूडेंट्स ही हों, अभी अपनी थीसिस के काम हो, उनको खुद इतना नहीं पता होता, आर्टिस्ट को वैसे ही इतना नहीं पता होता, वो अपने आर्ट में होता है बिजी, तो उसका फ़ायदा ना उठाया जाए। यस, और ज़ाहिर है वो आर्टिस्ट जो दूर दराज इलाकों में बैठे हुए हैं उनको तो वैसे एक्सपोज़र पीछे भागे भागे आना है अपनी पेंटिंग। चलिए ये कह देना कि गुम गए थे। आई एम श्योर दिस वुड बी सॉर्टेड, दिस इज सॉर्टेड। भाई अभी सैफी का आर्ट ज़ाहिर है डिस्कस हुआ और अभी ही हमारे ही दोस्तों ने मैसेजेस करना शुरू कर दिए कि वी आर रियली इंटरेस्टेड इन बाइंग द लॉस्ट आर्ट पीस। हाँ देखिए, लॉस्ट आर्ट मतलब स्टोरी अटैच हो जाए ना किसी चीज़ के साथ, तो वो और भी उसकी वैल्यू, कीमत तो खैर जो लगेगी लगेगी, बात की बात है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड आई एम सो हैप्पी कि हमें ऑलरेडी कॉल्स आना स्टार्ट हो गई कि वी वुड लाइक टू यू नो मीट हिम। ओके, अच्छा जी, अभी हम ये बताएंगे आपको कि क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये हम बताते अभी हैं। तो बारिशें भी नहीं हो रही हैं, आंधियां भी नहीं चल रही हैं, मगर ऑपरेशनल वजूहात का नाम बनाकर गैर मुल्की और मुल्की फ़्लाइट्स कैंसिल होना अब लिटरली एक मामूल बन गया है। यही नहीं है, मुल्की और गैर मुल्की परवाज़ों में ताख़ीर भी मुसाफिरों के लिए अज़ियतनाक हो चुकी है। PIA इस मामले में सर फहरिस्त है, मगर प्राइवेट एयरलाइंस भी मैदान में पीछे नहीं है इस मामले में। इसी तरह ताख़ीर से रवाना होने वाली परवाज़ों की भी एक तवील फहरिस्त है। आम तौर पर देखा जा रहा है कि एयरलाइंस को जब मतलूबा तादाद में मुसाफिर नहीं मिलते तो कोई ना कोई ऑपरेशनल बहाना बनाकर लिटरली वो बस वाला हिसाब हो रहा था, फ़्लाइट मनसूख कर दी जाती है। जैसे कि रिसेंटली एक फुटेज जो थी वो बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हुई, ये लें जी सामने आ गई है और हम भी बड़े परेशान हो गए कि कैसे पहले कहा जा रहा था कि फ़्लाइट ने जाना था पेशावर और गलती से कराची आ गई। फिर जी स्टाफ ने बताया कि वो फ़नी ख़राबी की वजह से दुबई से आ रही थी फ़्लाइट और उसको कराची उतारना पड़ा, बट ऐसा था नहीं। और ये था कि एयरक्राफ्ट की कमी भी है और ज़रूरत भी पड़ गई कि जी उसको नहीं फनी खराबी की वजह से ही होता, हाँ गलती से नहीं, मिस्टेकनली लैंडेड वाली जो वो तो खैर बिल्कुल ही गलत था, बिल्कुल ही फेक न्यूज़ थी, लेकिन लोगों ने तब्दील किए हुए, तबसरे किए हुए, वो सारा मुझे अब वैसे मुझे समझ में नहीं आता। अब तो इतनी सेंस हो जानी चाहिए कि दिस इज नॉट पॉसिबल कि मिस्टेकनली पायलट वुड लैंड एन एयरक्राफ्ट टू कराची इंस्टेड ऑफ पेशावर। उस पे हमारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पूरी वीडियोस बनाई हुई हैं। आई वाज लुकिंग एट मिशी खान्स वीडियो एंड व्हाट नॉट। अब्दुल्ला, मैं अपनी कहानी आपको बता सकती हूँ कि जहां हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं दुबई की फ्लाइट के लिए, कोई 2-3 घंटे पहले जो पहुंचना होता है, फ्लाइट जा चुकी थी। वहां लोगों ने हल्ला बोला हुआ था कि ये फ्लाइट कैसे चली गई जब पैसेंजर्स हम सारे यहाँ बैठे हुए हैं। फ्लाइट जा चुकी थी और फ्लाइट फुल गई थी। सो हु वेंट ऑन दैट फ्लाइट? ये हमारे साथ हुआ, मतलब ये तो सुनी सुनाई बातें भी नहीं है, तो मेरे साथ हुआ है। कुछ साल हो चुके हैं इस बात को, बट स्टिल सो दीज थिंग्स हैपन। अच्छा जी, लेकिन हम बात करते हैं हमारे साथ ही तारिक अबुल हसन, एविएशन को कवर करते हैं। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। अब कुछ हफ्ते पहले हमने आपसे यही बात की थी, आपको याद होगा, जब बहुत बारिशें हो रही थी, एक तूफान की पेशगोई थी ऑपरेशनल टेक्निकल वजूहात की बिना पर। उस वक्त तो चले समझ में आता है कि मौसम ख़राब है, फ्लाइट धड़ाधड़ कैंसिल हो रही हैं, डिले हो रही हैं, लेकिन वो सूरत हाल कंटिन्यूड है। मतलब अभी क्यों कैंसिल और डिले हो रही है? क्या प्रॉब्लम है? जी, इस तरह की जो कैंसिलेशन है वो कभी भी रूटीन नहीं होती है। मौसम की सूरत हाल जो है वो बेहतर हो गई है, तो मौसम की वजह से परवाज़ों की मनसूखी कम हो गई है। लेकिन 2 वजूहात की बुनियाद के ऊपर फ़्लाइटों की कैंसिलेशन जो है वो मुस्तकिल हो रही है। उसमें सबसे पहला जो है वो फैक्टर वो लोड फैक्टर है, जिसकी वजह से फ़्लाइटें कैंसिल हो रही हैं। लोड फैक्टर में एयरलाइंस, खुसूसन जो पाकिस्तान की प्राइवेट एयरलाइंस हैं, इनका तरीक़ाकार ये है कि अगर लोड कम होता है किसी फ़्लाइट के अंदर, तो वो फ़्लाइट जो है वो
मुसाफिरों की कम तादाद की वजह से परवाज़ मनसूख कर दी जाती है, क्योंकि कम मुसाफिरों के साथ फ़्लाइट करना नुकसान का सबब होता है। इसी तरह जो दूसरा बड़ा सबब है वो ये कि एयरलाइंस के पास जो है वो तैयारों की तादाद बहुत महदूद है, और अगर बैक वक्त 2 फ़्लाइटें हैं जिनमें से एक डोमेस्टिक फ़्लाइट ऑपरेट होनी है और दूसरी इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेट होनी है और तैयारा एक ही है, तो एयरलाइंस बहुत आसानी से जो डोमेस्टिक फ़्लाइट होती है, अंदरूनी मुल्क की जो परवाज़ होती है वो मनसूख कर देते हैं और इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेट करते हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल फ़्लाइट होती है वहाँ पर आमदनी ज़्यादा होती है। तो इसलिए ज़्यादा आमदनी के लिए, ज़्यादा रेवेन्यू के लिए कम रेवेन्यू वाली और कम आमदनी वाली फ़्लाइट जो है वो कैंसिल कर दी जाती हैं। एक बात और बहुत अहम है कि जो पाकिस्तानी एयरलाइंस हैं और खुसूसन डोमेस्टिक जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं वो बिज़नेस में पैसा इंजेक्ट नहीं कर रही हैं। जो पैसा उन्होंने एक दफ़ा इंजेक्ट कर दिया था उसी की बुनियाद के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए प्राइवेट एयरलाइंस जो है वो अपनी तैयारों की तादाद में इजाफे पर तवज्जो नहीं दे रही हैं। बाज़ एयरलाइंस की तो बाज़ वक्त सूरत हाल ये हो जाती है कि अगर तैयारा टेक्निकल हो जाए तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं उससे भी कम जो है वो तैयारे इस एयरलाइन के पास बचते हैं फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए। तो ये एक बड़ी वजह है फ़्लाइटें कैंसिल होने की। दूसरी बड़ी वजह जो है वो टेक्निकल बुनियादों के ऊपर यानी फ़नी ख़राबी की वजह से फ़्लाइटें कैंसिल हो रही हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि एयरलाइंस जो हैं वो अपनी जो फाजिल पुर्ज़ाजात हैं इसका स्टॉक बहुत कम रख रही हैं, और उसकी वजह से जिस वक्त जो है फ़्लाइट को पुर्ज़ों की ज़रूरत होती है तो बर वक्त जो है वो जो फाजिल पुर्ज़ा होता है वो दस्तयाब नहीं होता और फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है। तो इसलिए टेक्निकल बुनियादों के ऊपर और ऑपरेशनल बुनियादों के ऊपर जो है वो फ़्लाइटें कैंसिल हो रही हैं। फहरिस्त है वजूहात की। हाँ, लेकिन आपने इंटरनेशनल एयरलाइंस का भी जिक्र किया। हम प्राइवेट या इंटरनेशनल एयरलाइंस को तो छोड़ें, हम पीआईए से तो एटलीस्ट क्वेश्चन कर सकते हैं ना, क्योंकि पीआईए तो हमारी कौमी कॉरपोरेशन है और ये तो किसी रेगुलेटर को या आवाम को जवाबदेह होगी, तो क्या उनसे भी कुछ नहीं पूछा जाता? पीआईए भी किसी को इस वक्त जवाबदेह नहीं है, इसलिए कि कोई पीआईए से भी नहीं पूछ रहा। तो जाहिर है कि फिर पीआईए जो है वो जिस तरह चल रही है वो उसी तरह ही महसूस हो रही है। लेकिन एक बात बहुत दिलचस्प है इस वक्त पीआईए की सूरत हाल के हवाले से हम देखें कि जब पीआईए को गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज करने का जब से फैसला किया है तो पीआईए को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, और जितनी पीआईए के लायबिलिटीज थी, जितने कर्जे थे, ये तमाम कुछ गवर्नमेंट ने अपने ज़िम्मे ले लिए हैं। इस वक्त जो पीआईए मौजूद है वो तमाम जिम्मेदारियों से आज़ाद है, जिसकी वजह से पीआईए जो है वो मुस्तकिल मुनाफा कमा रही है और इस वक्त एक प्रॉफिटेबल एयरलाइन बन गई है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें कि इसका असर पीआईए के ऑपरेशन के ऊपर हमें नज़र नहीं आ रहा है। पीआईए की फ़्लाइटें मुस्तकिल जो है वो मनसूख हो रही हैं और इसकी एक बड़ी वजह फ़नी ख़राबी है, जिसकी वजह से जो है वो पीआईए की फ़्लाइटें डिले हो रही हैं। इसकी जो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं इस मामले के वो पीआईए के सीईओ, पीआईए के डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट और पीआईए के डायरेक्टर इंजीनियरिंग, ये वो 3 पीआईए की इंतज़ामिया में वो ये 3 अहम ओहदे हैं जो कि एयरलाइन की प्लानिंग के लिए, खुसूसन इंजीनियरिंग की प्लानिंग के लिए बहुत अहम है। कि इसलिए कि एयरलाइन में कोई भी चीज़ बगैर प्लानिंग के नहीं होती है। जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, जो तैयारे हैं, इनके बारे में तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होती हैं कि कब तैयारे के पहिए चेंज होने हैं, कब तैयारे के कौन कौन से पुर्जे किस वक्त चेंज होने हैं, ये तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंट होती हैं। लिहाजा कोई चीज़ अचानक ज़रूरत सामने नहीं आती है। लेकिन बदकिस्मती से पीआईए के पास इस वक्त कोई इस कदम की प्लानिंग नहीं है कि इंजीनियरिंग में जो स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत है वो इन्वेंट्री मुकम्मल हो। और होता यह है कि जिस वक्त तैयारा ग्राउंड हो जाता है या तैयारा ग्राउंड होने के करीब होता है और ऑपरेशन के लिए परेशानी हो जाती है कि परवाज़ें कैसे चलाई जाएं, उस वक्त हंगामी तौर पर फैसला किया जाता है कि जो है जिन पुर्ज़ों की ज़रूरत है वो ख़रीदे जाएं। जब एंड टाइम के ऊपर और हंगामी सूरत हाल में पुर्ज़े ख़रीदते हैं तो ये मार्केट से बहुत महंगे कीमतों में जो ये पुर्ज़े खरीदे जाते हैं, जिसकी वजह से पीआईए की तो क्या ही बात करें। बहुत शुक्रिया आपका अबुल हसन। मतलब सैकड़ों अरब का
लेकिन ये 800 अरब ऑलमोस्ट का कर्जा है PIA पे, सफ़ेद हाथी जिसकी आप जियो पे बार बार बात सुनते भी हैं। लेकिन ये जो अभी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट कह रहे थे ना कि जब पूरी फ्लाइट्स भरती नहीं है तो फिर वो उनको कैंसिल कर देते हैं बिकॉज घाटे में जाता है पूरा जहाज, ये बसों वाली बात नहीं थी जो हम पहले। पूरा इदारा घाटे में है, पूरा इदारा नुकसान में है, ज़ाहिर एक लाइबिलिटी बना हुआ है कौमी ख़जाने पर भी, कौम पे भी। आई होप इसकी प्राइवेटाइजेशन जल्दी मुकम्मल हो जाए तो कुछ रिलीफ मिले। आईनी तरमीम खेलते हैं। अब आईनी तरमीम की पहली हुकूमती कोशिश तो नाकाम रही है, लेकिन हुकूमत और इसकी बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी अगली बार मुकम्मल तैयारी के साथ मैदान में उतरने का इरादा रखती है। आईनी तरमीम की मंजूरी की कोशिश के दौरान एक बात वाज़ेह सर्टनली हो गई है कि हुकूमत से लाख इख्तलाफ रखने के बावजूद तहरीक इंसाफ सिस्टम में ना सिर्फ मौजूद है बल्कि बिलवास्ता तरीकों से ग्रेटर नेशनल डायलॉग का हिस्सा भी बन रही है। मुस्लिम लीग नून का दावा है कि PTI ने आईनी तरामीम पर गौर के लिए वक्त मांग लिया है और उन्हें तरामीम पर कोई बड़ा एतराज़ भी नहीं है। आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत की इतनी पूरी उम्मीद है। एक दूसरा मुसद्दा जो है वो राज में रखा गया था। नहीं, कोई राज में नहीं रखा गया। नहीं, सब कोई राज में नहीं रखा गया। आप देखें, मैं ट्विटर के ऊपर एक आपके जियो के ऊपर वो रिपोर्ट कार्ड में भी आती हैं मोहतरमा बेनज़ीर शाह, और ये अच्छी वकील भी हैं। उन्होंने हर जो आईनी तरामीम में जो भी शिकें थी उस सब का जो है उन्होंने एक किस्म का पोस्टमार्टम किया है। आप वो पढ़ के देखें। अगर बेनज़ीर शाह साहबा के पास आ सकती हैं तो बाकी ये लीडर हमारे इतने बड़े बड़े, इनके पास क्यों नहीं? सबके पास मुसव्वदा है। इट्स ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, इट्स नो मोर ए सीक्रेट डॉक्यूमेंट। कितनी पूरी उम्मीद है आपको? हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि इवन PTI ने भी ये कहा है कि जी अगर दिसंबर तक रोक लें तो मुतफ़िका के तौर पे हम कर लेंगे, हमें कोई इतराज़ नहीं है इसके ऊपर। देखिए, आप जो है बहुत सीरियस चीज़ें हैं कि इस वक्त भी जजेस की अपॉइंटमेंट की बेशतर जो तरीक़ाकार है उसके तहत जो है उन्हीं के पास है, जुडिशरी के पास है। आप देखें कि एक एक चेंबर के 3-3, 4-4 जज जो है पहुंचे हुए हैं। जो वकला के चेंबर हैं उनमें से 3-3, 4-4 जजेस जो है ना वो बेंच पे आप पहुंच के हुए हैं। कोई हाई कोर्ट में बैठे हुआ है, कोई सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ है। ये क्या हो रहा है? ये पाकिस्तान की अदलिया के साथ जो है, खुसूसन सुपीरियर जुडिशरी के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना। हुकूमत ने जो आईनी तरामीम तैयार की उसमें काफ़ी जल्दबाजी की। हैरानकुन बात ये थी कि अपोजिशन को तो छोड़ें, हुकूमत की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी भी पूरी तरह आगाह नहीं थी। और अब जब आईनी तरामीम का मैदान सज ही गया है तो पीपल्स पार्टी और JUI के लिए भी शायद अपनी मर्जी की कानून साजी करवाने का अच्छा मौका है। बिलावल भुट्टो जरदारी के मुताबिक उनकी जमात अपना अलग मुसव्वदा तैयार कर रही है और JUI भी। जो हुकूमत के पास कल तक जो ड्राफ्ट था जिस पे हम चाह रहे थे कि मौलाना फजल रहमान साहब भी राजी हो जाए, वो एक आप कहें कच्चा ड्राफ्ट होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान और उनके तमाम इत्तेहादियों के साथ ना हो तो वो कच्चा ही ड्राफ्ट रहेगा। इस वक्त हम जिस चीज पे काम कर रहे हैं वो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना जो ओरिजिनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोड्स और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से जो हमने तैयार किया था, और वो हम मौलाना फजल रहमान साहब का JUI के साथ शेयर करेंगे। वो अपना कोई ड्राफ्ट पे भी काम कर रहे हैं। फिर हमारा कोशिश ये होगा कि हम एटलीस्ट कम से कम आपस में कंसेंसस बना दें और वहां से हम आगे बढ़ेंगे। अभी भी मैं समझता हूँ कि अगर हम एक कंसेंसस पे आते हैं तो शायद आगे जाके फिर उस कंसेंसस को 2/3 में तब्दील करना मुमकिन होगा। मौलाना फजल रहमान साहब का जो ख्वाहिश है, जो कोशिश है कि कंसेंसस मतलब पूरा कंसेंसस के साथ हम आइन साजी लेकर आए, जिसमें ऑब्वियसली उसका मतलब ये होगा कि PTI का और SIC के भी इनपुट लिया जाए। अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ सिर्फ मुखालफत की वजह से करते रहते हैं तो मेरा ये मौक़िफ़ होगा और मैं मौलाना फजल रहमान साहब को इस बात पे कायल करने की कोशिश करूंगा कि हम वो 2/3 के साथ जो तरमीम लेकर आना चाहते हैं वो लेकर आए। आईनी तरामीम की मंजूरी के लिए हुकूमत और इसकी इत्तेहादी जमातों के पास नंबर्स कम थे। सर्टनली वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सना के नज़दीक 10 से 12 अरकान हुकूमत को मिल जाते तो बाजी पलट जाती, लेकिन नहीं मिले ना। क्यों मिल जाते ऐसे? सुने। अच्छी कोशिश थी और इसमें पहले PMLN और पीपल्स पार्टी जो कि मौजूदा हुकूमत के मेन यानी पार्टनर हैं,
तो उनके दरमियान इसके ऊपर एक कंसेंसस हुआ और वो कंसेंसस जो है वो उसकी बुनियाद जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी था। तो उसके बाद फिर जब हमारे पास नंबर जो है वो 211 या अब 213 है, तो हमें 10-11 नंबर जो है उनकी कमी थी और इसमें सबसे ज़्यादा उम्मीद हमें जो है वो मौलाना साहब से, मौलाना फजल रहमान साहब से ही हो सकती थी। अच्छा, संडे को ये ऑब्वियसली पूरे मुल्क ने देख ही लिया। इस वक्त JUI 13 अरकान के साथ पार्लियामेंट में अहम तरीन हैसियत इख्तियार कर चुकी है और हुकूमत को उम्मीद है कि मौलाना मान गए तो वो तहरीक इंसाफ को भी ऑन बोर्ड लेने की कोशिश कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ कल जो भी हो, लेकिन जमहूरियत के लिए नेक शगुन है कि हुकूमत से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद सियासी अमल में वो अपना हिस्सा बहरहाल डाल रही है। So that's good. Let's see आगे क्या होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कह रही है कि जी हम अपना अलग ड्राफ्ट बना रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, कल ही उन्होंने की है जियो पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात शाज़िया मरी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मौक़िफ़ लेते हैं कि अब आगे प्लान क्या है एग्जैक्टली। शाज़िया साहबा, अब ऑब्वियसली वैसे तो कई महीने से जुडिशल रिफॉर्म्स और एक्सटेंशन वगैरह की खबरें जो थी वो गर्म थी, लेकिन जब ये तरमीम लाने का सोचा गया तो ऐसे लग रहा था कि किसी की तैयारी पूरी नहीं है। इसे हुकूमत की नाकामी जो है वो तो कहा जा रहा है और आपकी जमात भी हुकूमत का ही हिस्सा है, तो क्या समझती हैं आप भी इसको नाकामी ही समझती हैं कि प्रेप सही नहीं थी? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो ये क्लियर करना ज़रूरी है कि हम हुकूमत के साथ तो ज़रूर हैं, लेकिन काबीना का हिस्सा नहीं है। और ये बात भी दुरुस्त है कि कुछ अरसे से हम सुन रहे थे कि कुछ रिफॉर्म्स की बात हो रही है, लेकिन इससे हमारी जो समझे कि हमारे इल्म में ये चीज़ें इतनी ज्यादा नहीं थी जो हालिया दिनों में आई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिफॉर्म्स के हवाले से एक अपना मौक़िफ़ है। आपको याद होगा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो 2006 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने साइन किया था मुल्क की एक और बड़ी जमात के साथ, उसमें हमारी कुछ कमिटमेंट्स थी और हम आज भी समझते हैं कि जहां 90% चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की कमिटमेंट्स पूरी की गई हैं, वहां ये जो बकाया हिस्सा है इसको भी पूरा करना जरूरी है। और इस बकाया हिस्से के अंदर रिफॉर्म्स हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, नैब के हवाले से चेंजेस हैं और ख़ास करके जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं उनका क़याम, और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन जैसे इदारों का क़याम किया जाए ताकि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत मजबूत हो, सियासी जो एक माहौल है वो अच्छा हो, मुस्बत हो, ताकि आवाम के मसाइल हल हो सके। सियासी माहौल की आप बात कर ही रही हैं, लेकिन ये अमल जिस तरह जल्दबाजी में शुरू हुआ, लेकिन आज सूरत हाल ये है, मुख्तलिफ है थोड़ी सी, कि हर जमात किसी न किसी सतह पे किसी न किसी के साथ इंगेज किए हुए हैं, बातचीत हो रही है, इवन PTI भी इंगेजमेंट में है। सो एक ग्रेटर नेशनल डायलॉग सा हम तो समझते हैं कि हो रहा है। जमहूरियत के लिए तो सर्टनली अच्छा ही समझा जाएगा। डू यू थिंक कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ? फिर मैं समझती हूँ कि डायलॉग और पॉलिटिकल व्यूज का एक साथ इंगेज करना बहुत ही अच्छा शगुन है और डायलॉग कभी भी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। डायलॉग से कोई ना कोई चीज़ हम हासिल कर सकते हैं। यही डायलॉग है, यही एंगेजमेंट है जिसकी वजह से शहीद प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 का मुत्तफ़िक़ का आइन दिया पाकिस्तान को पहली मरतबा। इसके साथ साथ आपने देखा कि जब सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड ले रही थी मामलात पर, तो हमने उस वक्त 18वीं तरमीम की जो कि एक अनफिनिश्ड बिजनेस था 1973 का, और हमने उसे फिर मुत्तफ़िक़ा तौर पर पास करवाया। तो डायलॉग के जरिए कराया, कंसेंसस के थ्रू कराया। तो मैं समझती हूँ कि डायलॉग बहुत ज़रूरी है कंसेंसस बिल्ड करने के लिए। और जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन कह रहे हैं कि कोई भी कानून, आईनी तरमीम उस वक्त तक मजबूत नहीं होती जब तक इसमें मुकम्मल कंसेंसस ना हो। तो इसे तक़वियत देने के लिए, इसे मजबूत बनाने के लिए कंसेंसस ज़रूरी है जो पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए हासिल किया जा सकता है।
अच्छा शाजिया साहबा, आप हमारे साथ हैं तो ये बताएं कि कल ख्वाजा आसिफ ने ये इशारा दिया है कि पीटीआई भी पैकेज पर मान जाएगी, उनको ऐसा लग रहा है, लेकिन दिसंबर तक बात जा सकती है। अब पीपल्स पार्टी की राय क्या है? क्या इस मुशावरत को महीनों चलना चाहिए, ठीक ठाक किस्म की बातचीत हो जाए, या जो काम जल्द अज जल्द निबट सकता है उसमें ताखीर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए? तो आप लोग किस तरह चाहेंगे कि हो? देखिए, पीपल्स पार्टी तो 2006 से काम कर रही है, जब से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया है। हमें मौका मिला जब हमारी हुकूमत थी और उस वक्त हमने 18वीं तरमीम मुमकिन की। हमने नया नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड दिया जो 2 दहाइयों से नहीं तय हो रहा था। बिल आखिर सूबों की डिमांड्स के मुताबिक नया नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड आया है, और इस तरह की ऐसी चीज़ें, ऐसे काम हुए जो कई दहाइयों से नहीं हो पा रहे थे। तो देर सवेर तो यकीनन प्रोसेस का हिस्सा है। हमने तो बहुत अरसे से इंतजार किया, लेकिन जब हुकूमत ने अभी हालिया कोशिश की कि कोई रिफॉर्म्स लाई जाएं, तो पीपल्स पार्टी ने अपना इनपुट दिया, अपना मौक़िफ़ दिया, और जो अपनी तजावीज़, अपना ड्राफ्ट था वो शेयर किया। तो टाइम तो मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि देखिए अगर अच्छी नीयत से कोशिश की जाए तो चीज़ जल्दी भी हो सकती है, और अगर तमाम लोग अपना हिस्सा डालें तो मजबूत भी हो सकती है। और हमारी भी ये ख्वाहिश है कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स साथ मिलकर काम करें, इस मुल्क की पार्लियामान को मजबूत करें, इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम को मजबूत करें, और अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे, जो हज़ारों की तादाद में लोग साइल कोर्ट केसेस के जो फैसलों के मुंतज़िर हैं, जिनको इंसाफ इतने बरसों से नहीं मिला, और जिनको इंसाफ मिला उसकी अपील लेकर लोग बैठे हैं, अपनी जमा पूंजी खर्च कर लेते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। तो जिस मुआशरे में इंसाफ ना मिलता हो, जिस मुआशरे में लोगों को इतने बड़े बड़े चैलेंज का सामना हो, वहाँ पर रिलीफ देना बहुत ज़रूरी है। और हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल रियलिटीज़, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स मिल जाएं और इस मुल्क की आवाम की रिलीफ पर फोकस करें। रिफॉर्म्स की ज़रूरत तो certainly है, और ये तो वकला खुद भी, जो जय्यद वकला हैं मुल्क के, वो भी कहते हैं कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। लेट्स सी क्या होता है, ये ऊँट किस करवट बैठता है। यस, ओके, मूविंग ऑन। अभी हम जी ट्रांसपोर्ट के मामलात पे बात करेंगे। अच्छा, उससे पहले बाय द वे, ये जब हम पीआईए की और फेयर्स वगैरह की बात कर रहे थे, तो ये मुझे ये इंटरेस्टिंग बात लगी थी, बिकॉज अभी हम पिछले घंटे में ये बात कर रहे थे कि अगर पूरी बस ना भरी हो और कुछ कम पैसेंजर्स हो, तो पैसेंजर से ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं टू कॉम्पनसेट कि खाली बस कैसे चली जाएगी। तो पीआईए के जब पैसेंजर्स ज़्यादा नहीं होते तो वो फ़्लाइटें ही कैंसिल कर देते हैं, बिकॉज इट डजंट उनको ये ठीक नहीं लगता कि इतना बड़ा जहाज़ क्यों जा रहा है जब पैसेंजर्स थोड़े से ही हैं। लेकिन हाउ अनफेयर इज इट फॉर द ऑन द पैसेंजर्स। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? इधर जौदत तथीम, नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुल्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और हम भी ट्रांसपोर्टेशन फेयर्स की अभी तक लगे हुए हैं ना, कि पेट्रोल की प्राइसेस जब कम हो गई हैं तो फेयर्स कम हुए हैं कि नहीं हुए। हमें वी नीड टू फाइंड आउट। बताएं जौदत हमें। हुकूमत पंजाब की जानिब से ऐलान किया गया था कि ट्रांसपोर्ट के जो रेट्स हैं उसमें तकरीबन 30 से 70 रुपये तक जो है वो कमी की गई है। मुल्तान के अगर लारी अड्डे से मैं आपको अपडेट देता चलूँ तो मुल्तान में जो लारी अड्डे से जो बड़े शहरों को जो बसेस जा रही हैं, जिसमें मुल्तान से लाहौर, मुल्तान से पिंडी और मुल्तान से कराची के लिए जो बसेस हैं, उसमें जो है उनके रेट्स में खातिर खा कमी जो है वो देखने में आई है। मुल्तान से लाहौर जो किराया है उसमें तकरीबन 50 रुपये कमी हुई, जबकि मुल्तान से पिंडी के किराए में 100 रुपये कमी जो है वो की गई है। लेकिन मुल्तान से जो जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ छोटे बड़े इलाकों को जो बसेस जा रही हैं, उनके जो रेट्स हैं वो ताहाल जो है वो कम नहीं किए जा सके। रेट तो वैसे के वैसे ही हैं, कोई ख़ास कम नहीं हुए। जिसका जहाँ पे दाव चलता है ज़्यादा ले लेते हैं, और अक्सर बेशतर ऐसे ही हो रहा है कि रेट ज़्यादा ही लिए जा रहे हैं। बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से किराए ले रहे हैं, और 10 रुपये पेट्रोल कम होने के बावजूद भी किराए उधर ही के उधर हैं, उसमें अभी तक कोई कमी नहीं हुई। इस मौके पे जो यहाँ पे बस मालिकान है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमारी जानिब से जो है वो रेट बहुत कम किया गया है, लेकिन जो शहरी हैं उनका ये कहना था कि जो बसेस के किराए हैं वो पिछले 1 साल से जो है वो जो एक जैसे ही चलते हुए आ रहे हैं, और वही वो दोबारा से पे कर रहे हैं। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में तकरीबन 30 से 35 रुपये तक जो है वो कमी हो चुकी है पिछले 2 माह के अंदर, और बाकी जो अशिया खुर्दनोश हैं या जो ट्रांसपोर्ट के रेट्स हैं उनमें बिल्कुल कमी नहीं हो सकी। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत जो है वो पेट्रोल की जो रेट्स में कमी है उसका समराज जो है वो शहरियों तक पहुँचाए। जी, सो ये है मुल्तान से सूरत हाल, और हमने कराची, लाहौर, क्वेटा, पेशावर, मुल्तान के बाद अब सोचा कि फैसलाबाद का रुख करें। नहीं, गुजरावाला। हमने गुजरावाला का सोचा है, और राना अंसर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राना अंसर, बताइए वहाँ क्या हाल है? बाकी हर जगह तो एक ही जैसी बात लग रही है।
जी हम इस वक्त मौजूद हैं गुजरांवाला के जनरल बस स्टैंड पर। ऑयल प्राइसेस में जो कमी हुई है उसके बाद हुकूमती सतह पर दावे किए जा रहे हैं कि किरायों में भी उन्होंने कमी कर दी है। गुजरांवाला में डिप्टी कमिश्नर ने किरायों में कमी का ऐलान किया है और यहाँ जनरल बस स्टैंड पर गाड़ियों पर पोस्टर्स भी लगाए गए हैं जहाँ लिखा हुआ है कि किराया पहले कम था और ज़्यादा था और अब उसको कम कर दिया गया है। यहाँ जगह जगह ये किरायों में कमी के पोस्टर्स आवीज़ा हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि ऐलानात होते हैं, बताया जाता है, लेकिन उन पर अमल दरामद उस तरह से नहीं हो रहा होता। तो यहाँ कुछ मुसाफिर हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या सूरत हाल है। अभी कोई किराए कम नहीं किए इन्होंने, पेट्रोल तो कम किया है लेकिन बस वाले अपनी जिद पर लगे हुए हैं। अभी इन्होंने कोई किराए कम अपनी मर्जी से ले रहे हैं, अपनी मर्जी से ले रहे हैं। जो पहले किराए थे अभी भी वही हैं, कोई इन्होंने जो है ना वो कम नहीं किए हैं किराए। पहले वो जेलम का किराया जो 370 रुपये था अब 350 रुपये है। कम किया किराया कम किया। हाँ जी कम किया। अच्छा, आपने मुसाफिरों की भी बात सुनी, ट्रांसपोर्टर से भी हमने बात की। ट्रांसपोर्टर्स तो कह रहे हैं कि हमने किराया कम किया। जहाँ पे जैसे पहले मैंने आपको बताया, मैं ज़रा अपने कैमरामैन से कहूँगा यहाँ दिखाए भी, यहाँ इंतज़ामिया ने गाड़ियों पर भी लिख कर लगाया है कि किरायों में कमी की गई है और लिखा गया है कितना कितना किराया कम हुआ है। लेकिन जो मुसाफिर हैं वो कह रहे हैं कि पहले जितना किराया था, जो वसूली है उनसे किरायों की, वो उसी तरह हो रही है। जी उसी तरह किराया लिया जा रहा है आज भी पेट्रोल की कीमतें कम होने के बावजूद भी। ये है सूरत हाल। अब पंजाब हुकूमत ने तो इट्सेल्फ ऐलान किया था, लाहौर की हद तक हमें उम्मे फरपा ने बताया कि कुछ हो रहा है अमल दरामद, लेकिन बाकी गुजरांवाला की आपने सूरत हाल देख ली, नज़दीक जो डेस्टिनेशन मुल्तान की आपने सूरत हाल देख ली, वहाँ वैसे ही जैसे पहले किराए थे वैसे ही आज भी। हाँ, दूर दराज डेस्टिनेशंस के लिए तो बिल्कुल ही वैसे हैं। अच्छा जी, आज इंटरनेशनल इक्वल पे डे, आपको पता था? बिल्कुल पता था। तो सवाल तो फिर वही हो जाता है ना कि क्या इक्वल पे हो रही है या नहीं हो रही। इस पे हमने बात करनी है। आज मसावी तनख्वाह से मुताल्लिक आगाही का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद सिनफी बुनियाद पर तनख्वाहों में फ़र्क को ख़त्म करना है। सिनफी बराबरी की लिस्ट में पाकिस्तान का दुनिया के बदतरीन ममालिक में शुमार होता है। 146 ममालिक में हमारा नंबर 142वां है, जिसका मतलब है कि हमारे यहाँ ख़वातीन को तालीम, तरबियत और मुलाजमत तक महदूद रसाई हासिल है। रैंकिंग में इतना नीचे होने के बावजूद अगर वेज इक्वालिटी की बात करें तो इस रैंकिंग में पाकिस्तान 146 ममालिक में 71वें नंबर पर है, जो बज़ाहिर हौसला अफजा है। लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक मुल्क की इनफरादी कुव्वत में 15.5% ख़वातीन शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इदारे मेहनत की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मर्दों और ख़वातीन की तनख्वाहों में फ़र्क पहले से कुछ कम तो हुआ है, लेकिन अब भी ये फ़र्क काफ़ी ज़्यादा है। समाजी कारकुन ज़हरा खान हमारे साथ हैं। हर साल हम इनसे बात करते हैं बिकॉज हम एक अपडेट है कि एक्चुअली कुछ फ़र्क पड़ा कि नहीं है, उसमें कोई फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। तो ज़हरा, थैंक यू सो मच, आप आई हैं हमारे पास दोबारा। अब वेज इक्वालिटी में ये 71 आउट ऑफ 146 डजंट साउंड सो बैड। कुछ बेहतरी आई है मेरे ख्याल से अगर ओवरऑल देखा जाए, क्योंकि ये वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम जो है हर साल जो है सर्वे करता है, तो हमारा अब नंबर 145 है, जिसमें 4 चीज़ें देखते हैं। बेसिकली इकोनॉमिक देखते हैं सारी चीज़ें कि क्या इंडिकेटर्स हैं उसके, एजुकेशन, आपका हेल्थ और पॉलिटिक्स में कितनी। तो अब पाकिस्तान जो है वो 145 पे है। तो आप कई सालों से देख लें कि आउट ऑफ 146 हम 145 में हम सेकंड लास्ट हैं। एग्जैक्टली, सूडान से बस थोड़ा पहले। तो आप देख लें कि ना ये सिचुएशन जो है वो पिछले कई सालों से यही सिचुएशन है कि हम पीछे से एंड पे है, फर्स्ट आते हैं या सेकंड आते हैं या थर्ड फिफ्थ पोजीशंस में होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है कि जियो आप लोगों ने इस चीज़ को रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि आज इक्वल पे डे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों को पता होना इसका, और लोग फिर उसके लिए एक तहरीक बनाएं या अवेयरनेस ले उसके बारे में, और ये बात समझे कि ऐसी कोई चीज होती है दुनिया में। क्योंकि अब जो है वो सिर्फ मिनिमम वेज की बात नहीं हो रही है, अब लिविंग वेज की बात हो रही है। यूरोप में आप देख लें कि ड्यू डिलिजेंस लॉ पास हो चुका है। जो यहाँ बल्दिया इफेक्टिव फायर का केस हुआ था, उसके नतीजे में जो हमने केस किया था जर्मनी के अंदर, तो जर्मन ड्यू डिलिजेंस लॉ आ गया है। अब यूरोपियन में जो है, यूरोप पूरे मुल्क में जो उनके कंट्रीज है उसमें ड्यू डिलिजेंस लॉ, और उसमें ड्यू डिलिजेंस लॉ में एक चीज़ मेन है कि लिविंग वेज जो है वो सबको पे की जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और लिविंग वेज जो हमने निकाला है पूरे साउथ एशिया का, वो 72,000 है, और अभी हम खड़े हैं 72,000 पर मंथ, और अब हम जो हमारी जो मिनिमम वेज है वो 37,000 है। तो इशू ये है कि अभी भी जो डिफरेंस है औरत और मर्द का वेजेस का, खास तौर पे इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर, और इनफॉर्मल सेक्टर, अब जो फॉर्मल सेक्टर था वो भी इनफॉर्मलाइज हो गया है, मतलब जैसे मीडिया फॉर्मल सेक्टर, लेकिन यहाँ पे भी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है।
फैक्ट्रीज़ में आप जाएँ तो वहाँ थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, और सबसे ज़्यादा हायर जो औरत होती है वो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में होती है, जिसके नतीजे में उसके पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं होता। अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है तो नेचुरली कोई डिस्क्रिप्शन नहीं मालूम उसको कि क्या वेज मिलेगी, कितनी वेज मिलेगी, कितनी डिडक्शन होगी, सोशल सिक्योरिटी से रजिस्टर होगी नहीं होगी, मैटरनिटी लीव मिलेगी नहीं मिलेगी, यानी हर चीज औरतों को ही डालो ताकि उनको भी सबसे तो ये बहुत इशू ऐसा है कि इसको जो है वो फिल फॉर एड्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अनपेड जो औरत है, क्योंकि घर का काम भी है बहुत सारा अनपेड है, अगर वो भी आप निकालें तो वो 250% जो है वो औरत अनपेड काम करती है मर्दों से। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और मैं समझती हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन जो है एक मेन इसमें चीज़ है कि आप जब तक लॉ बना लेते हैं, हम जैसे यूरोपियन ड्यू डिलिजेंस लॉ मैंने आपको बताया, पाकिस्तान के अंदर मिनिमम वेज का एक्ट है हमारे पास, स्किल वर्कर्स का वेज है को हम रिवाइज़ करते हैं यहाँ पे, लेकिन जब तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तब तक जो है वो चीज़ें सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। तो इंस्पेक्शन का निज़ाम बेहतर होना चाहिए। कंप्लेंट मैकेनिज़्म जो है वो बहुत बुरा है पाकिस्तान में, बहुत ही बुरा, कि वर्कर को जस्टिस का पता ही नहीं है कि वो मिलेगी या नहीं मिलेगी उनको, कि अगर वो कैसे वर्कर अपनी जब मतलब अपनी नौकरी भी चली जाएगी, अगर रोटी खाने के लाले पड़े होंगे तो कहाँ वो भागेगा, कहाँ ऑम्बड्स पर्सन के पास जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, मतलब यही सारे एग्जैक्टली। तो इसलिए बहुत सारे जैसे हम जो है अब अवेयरनेस दे रहे हैं फैक्ट्रियों के अंदर नहीं, काम की जगहों पे नहीं, अब जहाँ वो रहते हैं वहाँ हम उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे हमने होम बेस्ड वर्कर्स को ऑर्गेनाइज किया, एग्रीकल्चर वर्कर्स को ऑर्गेनाइज किया, और उनको ये राइट बता रहे हैं कि ये चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको ऑर्गेनाइज होकर ये चीज़ें मांगनी है, लेनी है, इन सारी चीज़ों आपको क्या रिएक्शन मिलता है जब आप ऑब्वियसली लोगों को सेंसिटाइज ही कर रहे हैं ना कि आपके क्या हकूक हैं, आपको बता रहे हैं हम, अब इतना ओवर द इयर्स लोग भी कंप्लेसेंट ही हो जाते हैं कि भाई नई चीज़ें बदलनी तो हम इसी ऐसा नहीं है, काम करेंगे। बदल रहे हैं, मतलब कोविड के बाद से आप देखें कि जहां वेज का इशू आता है लोग खड़े हो जाते हैं। अच्छा। और वो अपना वेज लेके निकलते हैं, अपना जो बोनस है वो लेके जो है वो वापस जाते हैं। तो इसको सिर्फ ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं कि एक इशू अभी आया है तो आप खड़े हो गए, इसको जो है वो कम्प्लीटली हर थ्रू ऑफ द ईयर जो है वो होना चाहिए। तो इसलिए मैं ये समझती हूँ कि हमें जो है, क्योंकि हमारे पास GSP+ का स्टेटस है, हमारे पास बहुत सारे ग्लोबल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स हैं, अब ड्यू डिलिजेंस तो आ गया है, ये सारी चीज़ें मौजूद है, लेकिन चीज़ें नीचे तक नहीं पहुँच रही हैं या चीज़ें बेहतर नहीं हो रही हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि लेबर मूवमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, और लेबर मूवमेंट का जॉइंट स्ट्रगल करना इन सारी चीज़ों पे अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के अगेंस्ट, मिनिमम वेज के लिए, नॉट मिनिमम वेज, लिविंग वेज के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रोल किसी भी सेक्टर में, किसी भी फील्ड में, किसी भी इवन इदारे में। हमारे यहाँ यूनियंस बनाने की कितनी आज़ादी है फैक्ट्रियों में? बिल्कुल नहीं है। आप देखें कि हमने जो है वो ILO के कन्वेंशन 2 साइन किए, और क्या ये गैर कानूनी नहीं है किसी भी इदारे में यूनियन बनाने पे पाबंदी लगाना? बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर कानूनी है बिल्कुल, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम समझते हैं कि जो मैंने आपसे पहले कहा ना कि ये जो कंप्लेन मैकेनिज्म का सिस्टम है या इम्प्लीमेंटेशन का सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कि अगर इस तरह की कोई चीज़ कोई करता है, कोई भी एम्प्लॉयर करता है फैक्ट्री के अंदर है या कहीं और प्राइवेट सेक्टर के अंदर है, तो कोई जो होती है ना पनिशमेंट या फाइन, वो उसका सिस्टम जो है वो बेहतर होना चाहिए। हम बाहर के मुल्कों में आप देख लें, न्यूजीलैंड, आइलैंड देख लें, उन्होंने बिल्कुल प्रॉपर्ली सिस्टम बनाया हुआ है, एग्जैक्टली बिल्कुल बहुत आगे है वो। तो वो हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती हैं, लेकिन इसको करने के लिए विलिंगनेस होनी चाहिए, पॉलिटिकल विलिंगनेस भी होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि कोई दबाव आ जाए और फिर आप जो है ना वो सारी चीज़ें। एक पर्सनल सवाल, इतने सालों से आप ये काम कर रही हैं, जल्दी से ये बता दें कि ये जब आपको पता है कि उस तरह चेंज नहीं आ रहा जिस तरह आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटिंग नहीं हो जाता? बाज़ औक़ात फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन कुछ कामयाब स्ट्रगल्स भी है ना हमारे पास, मतलब मीन्स कि जैसे कोविड के दौरान खास तौर पे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो जहाँ जहाँ हम खड़े हुए हैं वहाँ लोगों को उनके ड्यूज सारे मिले, लेकिन वो वक्त भी डिफरेंट था थोड़ा सा। नहीं, लेकिन अभी की भी आप ले लें मिसाल, देख लें कि एक मैं फैक्ट्री का नाम नहीं लूँगी, कि यहाँ पे 1 साल पहले जो है वर्कर्स को निकाला गया था, 250 के करीब वर्कर्स को एक साथ निकाल दिया गया था। उसकी स्ट्रगल हमने की, उसके नतीजे में अब 1 साल के बाद सब मिल रहे हैं जो पहले पेमेंट नहीं हुई थी। चलिए जबरदस्त, दैट इज वेरी गुड ज़हरा, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत चीज़ें देख के दिल दुखता है, वहाँ कुछ इनकरेजिंग बातें भी सामने आ रही हैं। बहुत शुक्रिया। इंटेलिजेंस का लॉ है, आप देख लें जी। ज़हरा खान साहिबा, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, कॉन्गो, एमपॉक्स, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, मुल्क में जहाँ देखें कोई वायरल बीमारियाँ जो हैं उससे मुतासरा मरीज सामने आ रहे हैं, और 2 दिन पहले कॉन्गो वायरस से कोयटा में एक और मरीज दम तोड़ गया, एक और। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक रवा साल कॉन्गो वायरस से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद जो है वो ऑलरेडी 8 हो चुकी है। महकमा सेहत ने खदशा जाहिर किया है कि फातिमा जिन्ना अस्पताल में कॉन्गो के कई मरीज लाए जा रहे हैं। कॉन्गो मरज कोयटा और दीगर शहरों में फैलने का खदशा है।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एमपॉक्स के मरीज़ भी वक्तन फ़वक्तन आ ही रहे हैं। इसी तरह सिंध में बारिशों के बाद डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के केसेस में इजाफा हो रहा है। मतलब आई नो 2 पीपल जो चिकनगुनिया का शिकार थे, बहुत बुरी हालत होती है उसमें। सिविल अस्पताल कराची में 40 से 50 मरीज़ मजमूई तौर पर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के लाए जा रहे हैं। सूबाई हुकूमतें वबाई अमराज के खिलाफ इक़दामात के दावे करती हैं, लेकिन क्या एक्चुअल हो रहा है ऑन ग्राउंड, वो एक सवाल है। और सर्टनली एक मौसर हिकमत अमली का पुख्तान भी नजर आता है। और ये क्यों इतनी ज़्यादा वायरसेस जो हैं ये हमारे यहाँ एकदम क्यों आ रही हैं। लेकिन सबसे पहले वो कॉन्गो वायरस वाली बात हम कर लें। हमें ज्वाइन किया है DG हेल्थ बलोचिस्तान डॉक्टर अमीन मंदोहेल ने हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपके सूबे में कॉन्गो वायरस की वजह से हलाकतों की खबरें जो हैं वो सबको काफ़ी टेंशन में डाला हुआ है, तो क्या आपको भी ये गैर मामूली लग रहा है, ये अजीब सी बात है कि कॉन्गो वायरस इस तरह फैल रहा है? अलार्मिंग है, लेकिन ये लास्ट 1 साल का डेटा जो है ये मीडिया पे आ रहा है। लास्ट 1 साल में 57 केसेस हुए हैं और उसमें से अनफॉर्चुनेटली 10 डेथ्स हुई है। देखिए, मैंने कल भी बात की, परसों भी बात की, हमें एक इंटीग्रेटेड 1 विंडो ऑपरेशन चाहिए। हेल्थ का काम जो है वो बाद में स्टार्ट होता है, जब ये हमारे पास आते हैं, फीवर के साथ आते हैं, बॉडी एक्स के साथ आते हैं, और देन वो टेम्परेचर के और फीवर के अपना उसके साथ बॉडी एक्स के साथ ब्लीड कर रहे होते हैं। तो हमारे पास 3-4 ऐसी मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं जिनमें पेशेंट ब्लीड करता है। फॉर एग्जांपल मलेरिया में भी ब्लीड करता है, 1-2 और हमारी कंडीशन है, एक ब्लड कैंसर है उसमें वो ब्लीड करता है। तो 3-4 बीमारियों में हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए पहले NIH सैंपल भेजना पड़ता था, लेकिन अब हमने फातिमा जिन्ना में लैब तो इस्टेब्लिश कर दी है, लेकिन फातिमा जिन्ना इज़ दी ओनली लैब पूरे बलूचिस्तान में। और ये आपको पता है, ये मवेशियों वाली जहाँ पे लोगों के पास मवेशी है, जैसे मूसा खेल है, लोरलाई है, बारकान है या कुलू है, इस तरह के इलाके जहाँ लोगों के पास माल मवेशी है, वहाँ पे टिक्स होती हैं, टिक्स बाइट की वजह से ये आते हैं। तो दी बेस्ट वे इज़ प्रिवेंशन के लिए हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी की है, मैं आपसे शेयर भी करूँगा। हमने उनको एक SOPs भी उनको प्रपोज की है कि लाइव स्टॉक मखसूस जगहों पे इन जो भी मवेशियों को रखें और इन पे स्प्रे लाजमी करें। ये अगर हर जगह जाके छोटी छोटी मंडियाँ बनी हुई है और इस तरह हर जगह ये सेल उनका हो रहा है, तो इससे एक कॉम्प्लिकेशन आ रही है कि ये जो टिक बाइट्स है उसकी वजह से हमारी केसेस आ रहे हैं। और अगेन इसमें मैं DG लाइव स्टॉक साहब से 1-2 बार बात भी कर चुका हूँ। इन दिस वीकेंड हमारा एक प्लान है कि हम एक छोटा सा एक वर्कशॉप करवा रहे हैं, उसमें हम अवेयरनेस की भी मॉडलिटीज़ तय करेंगे और आगे जाके हमने इसको किस तरह मैनेज करना है, क्योंकि इस साल 57 केसेस अब तक रिपोर्ट हुए और जिसमें से अनफॉर्चुनेटली 10 डेथ हो चुकी है। 7 इज़ अ लॉट, उसमें से 10 लोगों का जान से चले जाना, दिस हैज़ टू बी टेकन सीरियसली एंड यू आर डूइंग मेजर्स। आप भी बताइए कि आपने कहा एक मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत है, काफ़ी बरसों से हम सुन रहे हैं, ये कंट्रोल क्यों नहीं हो सका अब तक? कोई मरबूत हिकमत अमली बन ही नहीं सकी, कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, कैसे आया है वायरस यहाँ पे और कैसे फैल गया फिर इतना? देखिए, ये कांगो जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, ये अगेन इसकी ओरिजिन यहाँ की नहीं है। ये जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट होती है मवेशियों की, तो समहाउ जैसे कि कोविड आया, जैसे कि अब मंकी पॉक्स का आजकल चर्चा है, तो ये भी समहाउ हमारे बॉर्डर्स पे जो जानवरों की मूवमेंट है उसका कोई मैकेनिज्म नहीं था, तो ये आ गया यहाँ पे, पाकिस्तान में आया, फिर बलूचिस्तान में आया। अगेन इनिशियल स्टेज पे हमारे पास लैब्स नहीं थी, वी यूज टू सेंड आवर सैंपल्स टू NIH और आगा खान, और इसमें काफ़ी टाइम लग जाता था, तो बहुत लेट डायग्नोज होते थे और उस वक्त मोर्टेलिटी भी बहुत ज़्यादा थी। हम इसके सैंपल्स भेजते अपने लैब में, तो उसमें भी कोई 48 आवर्स लग जाते हैं। उस वक्त तक अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लेट हो चुका होता है, तो कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ जो कीमती ज़िंदगी उनकी चली जाती है। एक तो हमने रिक्वेस्ट की है NIH की सपोर्ट से, हम डिविजनल लेवल तक इसको लेके जा रहे हैं। बलूचिस्तान में आपको पता है इतना बड़ा सूबा है और इतनी स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, तो हमारे लिए इतना आसान नहीं है, जैसे कि पंजाब में कंजस्टेड आबादी है और वो इतना स्कैटर्ड नहीं है, तो यहाँ पे बहुत स्कैटर्ड है और छोटे छोटे गाँव है, इलाके दूर है। तो हम कोशिश करें इसको एटलीस्ट डिविजनल लेवल पे ले जाए और लोगों में एडवोकेसी के लेवल पे जाके कि अवेयरनेस हो थ्रू लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम या थ्रू कम्युनिटी अवेयरनेस ग्रुप या थ्रू PPHI के जितना भी फील्ड में स्टाफ है उनके थ्रू हम अवेयरनेस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। हम समझते हैं कि टाइम पे पता ना चलना और लोगों में जो आगाही ना होना इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न, इतना फैला और इतना ये एक इशू बना है कि लोगों की जाती। डॉक्टर साहब, अब जिस तरह आपने बताया कि कहाँ से आया कॉन्गो वायरस की हम बात कर रहे हैं कि परहैप्स कॉन्गो से ही आया होगा कि कॉन्गो नाम है इसका, लेकिन
ऑब्वियसली एक जगह तो चीज़ नहीं रहती है। अब कॉन्गो से मुतासरा अफराद कॉन्गो वायरस से और जानवर सिर्फ सूबे तक महदूद तो नहीं रहेंगे, तो क्या उनके चेकिंग, कोई ट्रैकिंग, कोई मॉनिटरिंग, ये सब कुछ हो रहा है? क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि किस तरह फैलता है, या ये खदशा बरकरार है कि ब्रेकआउट ना कहीं होना है, मतलब कुछ भी हो, उसका आउटब्रेक भी हो सकता है। तो अब हम उसको ट्रैक कर रहे हैं कि ये चीज़ें किधर तक पहुंचेंगी? देखिए, रिस्क तो है, हमारी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, अफगानिस्तान से हमारी तरफ आ रहे हैं, हमारी तरफ से अफगानिस्तान की तरफ जा रहे हैं, इसी तरह बाकी सूबों में भी जा रहे हैं। अगेन एटलीस्ट हम ये इंश्योर करवाएं कि ये जितने भी जानवर क्रॉस बॉर्डर या क्रॉस इंटर प्रोविंसेस या विद इन प्रोविंस या क्रॉस प्रोविंस और या क्रॉस बॉर्डर आ रहे जा रहे, इन पे कम से कम इन पे स्प्रे हो और ये डिजिग्नेटेड जगहों पे हो, हर जगह इनकी इस तरह फ्री मूवमेंट ना की जाए। ये तो सीज़न है, देखिए आपको मैं चार्ट भेजता हूँ, ये गर्मियों में इसका आप स्पाइक देखेंगे ऊपर की तरफ जाता है, सर्दियों में एकदम डिक्लाइन करता है, तो टेम्परेचर के साथ एसोसिएटेड है। अब तो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है बलूचिस्तान में मोस्ट ऑफ द एरियाज, तो ये केसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। आपको शायद महीने 2 महीने में शायद एक केस मिल जाए, लेकिन अगेन हमने अगले साल की तैयारी करनी है। इस साल तो अभी सितंबर है, 15 सितंबर के बाद तो यहाँ टेम्परेचर चेंज हो जाता है, उसके बाद ये केसेस बहुत कम हो जाएंगे, लेकिन अगले साल फिर ये एक बहुत बड़ा इशू होगा मई के बाद। ट्रू, अगले साल फिर एक इशू होगा, जाहिर है उसको। आपके आइडियाज अच्छे हैं डीजी हेल्थ बलूचिस्तान डॉक्टर अमीन मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। दुनिया में आप पौधे भी प्लांट्स भी कहीं इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करें ना, तो कुछ प्लांट्स कुछ मुल्कों में अलाउड होते हैं, कुछ नहीं होते। हम मतलब जानवर आ रहे हैं और उसको उस तरह स्प्रे नहीं हो रहा। वी आर रियली इन 2024, ये सारी चीजें अब एस्टैब्लिश हो चुकी हैं, तो वी हैव टू बी मोर विजिलेंट। जानवरों प्लांट्स की बात कर रही हैं, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया आप जाएं, आपको यहाँ से वुडन हैंडीक्राफ्ट टाइप कोई चीज ले जाएं, वो नहीं ले जाने देते, नहीं लेके बीज नहीं, सीड्स नहीं लेके जाए। वो कह रहे हैं हम, वो उनको ये डर होगा कि इस लकड़ी में कोई इन्फेक्शन हो तो हम क्या करेंगे। ये दुनिया कर रही है, हम जानवर इधर से उधर हो रहे हैं और मतलब क्लस्टर्स में, तो किसी को स्प्रे हो जाएगा, किसी को नहीं होगा। ये मैंने है एक अपने सवाती हैंडीक्राफ्ट दी अपने एक ऑस्ट्रेलियन दोस्त को, और उसने कहा लेके, मैं कहते नहीं लेके जा सकते, रोक लेंगे एयरपोर्ट पे। अच्छा जी, जरा हम मजीद इसको समझने की कोशिश करेंगे, खासतौर पे और भी जो वायरसेस बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। डॉक्टर सईद खान, डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ, डाउ यूनिवर्सिटी, हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर यहाँ पे कराची में तो ज़्यादातर चिकनगुनिया हम अब सुन रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब हम डेंगू और मलेरिया से ही अब तक डरे हुए हैं लोग के, चिकनगुनिया भी हो रहा है अब लोगों को। कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं? थैंक यू हुमा एंड अब्दुल्ला फॉर इनवाइटिंग मी इन द शो। ये काफ़ी पैटर्न ऑफ इन्फेक्शन ट्रेंड चेंज होता चला जा रहा है। अगर आप इसको देखें कि कुछ 10-15 साल पहले इस तरह के अल्फाज और इस तरह की बीमारियां हम सुनने को भी नहीं आती थी। तो दो तरह के कंसेप्ट है, एक तो क्लाइमेट चेंज है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से डिजीज़ का पैटर्न चेंज हो रहा है। दूसरा हमारी अपनी भी बहुत सारी कोताहियाँ हैं। अगर बारिश हो रही है तो पानी क्यों जमा है, पानी का निकास का इंतज़ाम होना चाहिए, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है डेंगू चिकनगुनिया, ये वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन कहलाते हैं, ये मच्छरों के ज़रिए फैलते हैं। तो अगर मच्छर नहीं होंगे तो ये बीमारियां नहीं होंगी, सिंपल सी बात ये है। और इसकी प्रोटेक्शन जो है, जिस तरह अभी मंदोखेल साहब कह रहे थे कि हम अगले साल तैयारी करेंगे, तो ये अगले साल तैयारी करने से नई बात बनेगी, ये अभी से तैयारी करेंगे तो अगले साल इसका इम्पैक्ट आएगा। इसको हम कहते हैं प्रोएक्टिव एक्शन। अगर आप रिएक्टिव एक्शन करेंगे तब जब बीमार बन जाएंगे तब तो आप फायर फाइटिंग कर सकते हैं, तो फायर फाइटिंग से अब 1-2 मरीज़ बचा लेंगे, लेकिन जितने ज़्यादा मरीज़ अगर बन चुके होंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा। डॉक्टर साहब, लेकिन गर्मियाँ, बारिशें, मच्छर ये रहे हैं, हम कौन सा बड़े कोई अंटार्कटिका में रहते हैं, हमारा तो मुल्क ही गर्म है और बारिशें वगैरह भी होती हैं, लेकिन ये फिर भी रीसेंट हैं ये सारी बीमारियां। इवन डेंगू, अभी हम ब्रेक में भी ये बात कर रहे थे, जब लाहौर में बहुत साल पहले डेंगू नहीं होता था, पहली दफा सबने नाम ही इस बीमारी का सुना था। बिल्कुल, तो ये ख़ास किस्म के मच्छर हैं। एक तो आम मतलब हर जगह का फ्लोरा और फौना डिफरेंट होता है, जिस तरह हर जगह जिस मुख्तलिफ किस्म के पौधे पाए जाते हैं, प्लांट्स होते हैं, तो इस हर जगह के जो मच्छरों की जो तादाद है और उसके जो मयार वो डिफरेंट होते हैं। तो हमारा ये डेंगू इतना ज़्यादा नहीं पाया जाता था, लेकिन अब ये डेंगू बहुत ज़्यादा पाया जाता है। पहले एक म्यूनसिपलिटी काफ़ी रिएक्टिवली इस पर काम करती थी कि वो स्प्रे होता था, सफाई होती थी, तो वो अब वो नहीं। अब अगर आप बाहर जाएँ तो जगह जगह पानी खड़ा है, मच्छर जो है ग्रो कर रहे हैं, सड़कों में गड़े हैं तो पानी तो उसमें खड़ा होगा। ये तो इन्फेक्शियस डिजीज़ है। और दूसरा एक फिनोमिना हम कहलाते हैं ज़ूनोटिक इन्फेक्शन।
अभी तक इंसानों में जितने भी इन्फेक्शन है 80% वो एनिमल के थ्रू आते हैं, उसको हम ज़ूनोटिक इन्फेक्शन कहते हैं। और आने वाले हर 4 में से 3 जो बीमारियाँ होंगी इन्फेक्शस वो एनिमल्स से आएंगी। तो हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा सिर्फ ह्यूमन फोकस्ड है। सो डॉक्टर साहब एमपॉक्स भी फिर यही चीज़? एमपॉक्स भी यही है, डेंगू वो आपका इससे पहले जो आपका कोविड आया वो भी यही आया कि वो एनिमल से आया। राइट। तो हमारा वन हेल्थ का कंसेप्ट नहीं है। वन हेल्थ का मतलब है कि भाई आपको जो एनिमल या वेटनेरियन साइड है वो उसको भी ऑन बोर्ड रखना पड़ेगा, आपको जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको भी ऑन बोर्ड रखना पड़ेगा, और एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट को भी आपको साथ रखना पड़ेगा, तभी जाके हम सेफ हो सकते हैं। एक स्लोगन है कि नो वन इज सेफ अंटिल एवरीवन इज सेफ। जब तक सब महफूज नहीं है तो अगर हम 2-4 लोग बिल्कुल साफ सफाई का ख्याल रखेंगे तब भी कोई अच्छा अल्लाह माफ़ करे कोविड से ज़ाहिर है हमने देखा और हम डर गए, अब एक दो से ही आना शुरू होता है सिलसिला। बिल्कुल। अब ये एमपॉक्स वाले मरीजों से आ तो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हैं। कोई आपके अब एक आना इसका मतलब है इसको विसल ब्लोअर हम कहते हैं कि ये अलार्म है, ये नहीं कि सिर्फ एक ही है। एक तो आपने डिटेक्ट किया, हो सकता है बहुत सारे वो जो आपके स्क्रीनिंग सिस्टम से निकल गए आपने वो डिटेक्ट नहीं किया, क्योंकि इसके जो साइन सिम्टम्स है स्पेशली एमपॉक्स के वो बहुत टाइम लगता है, तकरीबन 21 दिन लगते हैं उसको मेच्योर होने में। तो अगर आपको मेच्योर पेशेंट मिलता है जिसमें विजिबल स्पॉट्स है तो आप उसको तो आप पकड़ लेंगे, लेकिन जो वो काफ़ी देर से लगा होगा बिल्कुल अगर जिसको अभी अर्ली इन्फेक्शन है वो तो वो सिस्टम से निकल जाएगा, वो बाद में घर जाके उसमें सिम्टम्स ज़ाहिर होंगे और वो फिर आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर एक सिम्टम्स एक पेशेंट को आप अलार्मिंग स्टेट डिक्लेयर कर लेते हैं और उसको इमरजेंसी डिक्लेयर करें तब जाके आप इस तरह की बीमारियों पर काबू पा सकते हैं। गवर्नमेंट ऑलरेडी काफ़ी एक्शन ले रही है, लेकिन मेरे ख्याल में आवाम की भी जिम्मेदारी है तो कि इस केस में भी कोविड की तरह ट्रैक करना पड़ेगा कि ये शख्स जिसको फुल ब्लोन एमपॉक्स हुआ है ये कहाँ से होके आया, मतलब उसको बैक ट्रैक करना होगा। बिल्कुल, इसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहते हैं और जो गवर्नमेंट है बिल्कुल इस पर काम कर रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट के जहाँ से वो आया जिससे उसको कॉन्टैक्ट हुआ, फिर घर पे इसके घर पे कितने अफराद हैं, इसका ओरिजिन कहाँ से आया, पोटेंशियल यूजुअली ये क्राउडेड जगह से लोग जब आते हैं। डॉक्टर साहब इसका इलाज इस तरह की इलाज मतलब ये बहुत ज़्यादा जानलेवा बीमारियां नहीं है, मतलब इसकी सिम्टम सिवियर है, लेकिन जो CCHF की ज़्यादा है, CCHF की जो है वो 40% डेथ रेट है, लेकिन एमपॉक्स की डेथ रेट बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन चिकनगुनिया में डिजीज सिवियर होता है, डेथ निस्बतन कम है, लेकिन तब ये है कि अगर बीमार इम्यून सिस्टम सही हो, बर वक्त डॉक्टर के पास जाए तो जान बचाई जा सकती है। यू नो सारी बातों की एक बात डॉक्टर साहब, जाहिर है अब तो आप लोग तो बीमारी से डील करते हैं ना, हो कैसे रहिए उससे आपने नहीं डील करना। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सईद खान। उससे किसने डील करना है? उससे हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ ने डील करना है, उससे KMC ने डील करना है, उससे KDA ने डील करना है, उसे CBC में डील करना है। अब जगह जगह अगर पानी खड़ा होगा सो हम कहेंगे कि मेयर कराची भी और दीगर जो ज़ाहिर है उनकी मसरूफियात आज हम देख रहे थे वो ज़्यादा बढ़ गई है आजकल, लेकिन ज़रा स्प्रेज हो रहे हैं हर इलाके में, पानी जो गड्ढे बन गए सड़कों पे उसमें ना खड़ा हो, बिकॉज डेंगू से अब आगे बात चिकनगुनिया तक पहुँच गई है जो कि बहुत तकलीफ दे बीमारी। और यो ही सवाल का यही जवाब मिल गया ना कि पहले वो इन्वायरमेंट का काफ़ी केयर की जाती थी, स्प्रेज वगैरह होते थे शहरों में, हर चीज़। अब आबादियाँ भी बढ़ रही हैं और बिल्कुल एक वो लैक्स एटीट्यूड जो है वो आ गया और इसलिए बीमारियाँ बढ़ रही हैं। ये बीमारी जिस तरह फैल रही है, मतलब ये इमरजेंसी फुटिंग पे मच्छर मारने वाले स्प्रे हर गली हर मोहल्ले में होने की ज़रूरत है। आप अपने काउंसलरों से रब्ता करें, पानी ना खड़ा होने दें। एक किरदार आपका अपना भी है कि आपने गमलों की क्यारियों में पानी नहीं खड़े होने देना और ये खुद भी एहतियात बरतनी। लेट्स टॉक क्रिकेट। डॉल्फिन्स और मार्खोर का मैच हो रहा है और आपको कौन लगता है कौन जीतेगा? मार्खोर। लेकिन मैं पहले ही कह रही हूँ जो बैटिंग कौन कर रहा है, हु स्टार्टेड द मैच? मार्खोर। तो फिर मार्खोर जीतेगा, बिकॉज ये हुआ है सीन। अब इसमें आप हमारी फिटनेस को क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू से, बट द वन हु बैट्स फर्स्ट वो अपने पूरी एक टोटल इतना बड़ा स्कोर बना लेते हैं कि अगली वेल अगेन 51 बनाए उन्होंने 51 गेंदों पर, और इस वक्त रिजवान मौजूद हैं उनके साथ। और यस गैरी क्रिस्टन भी बाय द वे आए और उन्होंने मेंटोर्स जो हैं उनसे मुलाकात की है, गुफ्तगू शनीद हुई है और कुछ तबादला ख्याल हुआ है। द स्काई लुक्स गुड फैसलाबाद का हम मैच भी देख रहे हैं साथ साथ, लेकिन ये विजुअल्स हैं उस मुलाकात के जो कि मेंटोर से हुई है गैरी क्रिस्टन की, और कुछ पॉइंट्स भी हमने देखा, कुछ डेटा भी हुआ है। सो क्या एक प्रेजेंटेशन बाकायदा दी गई है हमारे डिप्टी एडिटर स्पोर्ट्स फैजान लाखानी हमारे साथ क्या मौजूद हुआ हैं। इस मीटिंग में और क्या तबादला ख्याल हुआ या फिर कोई इंस्ट्रक्शंस या कोई अपडेट करें?
किधर गए? हाँ ये रहे फैजान। देखिए जी बिल्कुल, ये मीटिंग बड़ी सिग्निफिकेंट इस हवाले से थी कि अगले 6 महीने में पाकिस्तान का एक वाइट बॉल का भी बड़ा अहम बिजी शेड्यूल है, तो इसके हवाले से प्लानिंग पर काफी डिस्कस हुआ। जो गैरी कर्स्टन है जो हेड कोच पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के, उन्होंने मेंटर्स और हेड कोचेस से फीडबैक लिया कि कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं वाइट बॉल में जिनको अगले 6 माह के दौरान आजमाया जा सकता है और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जिन्हें मौका देके टेस्ट करना चाहिए कि ये वो प्लेयर्स हैं जो मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान के लिए काम आ सकते हैं। उन प्लेयर्स के नामों पर भी इनिशियल गौर हुआ और तमाम मेंटर्स और कोचेस ने फीडबैक दिया अपने प्लेयर्स के बारे में, अपनी टीम में मौजूद खिलाड़ियों के बारे में या डोमेस्टिक सर्किट में मौजूद खिलाड़ियों के बारे में गैरी कर्स्टन को ब्रीफ किया। गैरी कर्स्टन की जानिब से ये बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन ये तमाम मेंटर्स और कोचेस को ये थी कि जिस ब्रांड की क्रिकेट पाकिस्तान खेलना चाहता है इंटरनेशनली, जो एक विनिंग कॉम्बिनेशन और जो विनिंग फॉर्मूला पाकिस्तान को अपनाना है इंटरनेशनली, उसी चीज को डोमेस्टिक में प्रैक्टिस किया जाए, उसी अप्रोच को डोमेस्टिक में प्रैक्टिस किया जाए ताकि बाय द टाइम पाकिस्तान के प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए रेडी हो तो उसी माइंडसेट के साथ रेडी हो। ये ना हो कि जिस तरह डोमेस्टिक में मैचेस बचाने की कोशिश करते हैं उसी माइंडसेट के साथ इंटरनेशनल खेलो, क्योंकि डोमेस्टिक का एक जो ये कह लें कि कॉम्पिटिटिवनेस बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है इंटरनेशनल क्रिकेट की कॉम्पिटिटिवनेस से। तो उस हवाले से काफी यहाँ पे तबादला ख्याल हुआ और गैरी कर्स्टन ने अपने प्लान शेयर किया और उन्होंने ये भी बताया कि मैं अभी पूरे टूर्नामेंट यहाँ मौजूद हूँ। गैरी कर्स्टन खुद भी प्लेयर्स को नोट कर रहे हैं, उनकी लिस्ट भी बना रहे हैं और अपना जहन भी उन प्लेयर्स के बारे में बना रहे हैं कि आगे कौन कौन से प्लेयर्स को मौका देना है। तो काफी एक ये कह सकते हैं कि फ्रूटफुल मीटिंग रही है गैरी कर्स्टन की कोचेस और मेंटर्स के साथ। बड़ी एक हेल्दी लग ही रहा है कि कुछ सीरियस काम हो रहा है यहाँ पे। अब ये बताइएगा जो हम सीरीज अभी का मार्कोस वर्सेस डॉल्फिन्स का मैच चल रहा है, ये बताएं ना कि ये इसको वो पैटर्न टूट रहा है कि नहीं टूट रहा? जो पहले खेल रहा है, जो बैटिंग कर रहा है वो ही जीत रहा है। ये इज दिस अ क्वेश्चन ऑन आवर टीम्स, आवर प्लेयर्स फिटनेस कि वो आगे खेल ही नहीं पाते, आउट हो जाते हैं? ये हुआ बिल्कुल, ये डिस्कशन तो अब यहाँ होने लगी है कि मसला विकेट से ज्यादा प्लेयर्स की फिटनेस का है। हर मैच में इवन देखिए अगर डे नाइट मैचेस में ऐसा हो रहा होता तो कंडीशन पे सवाल उठता। पिछला मैच जो डे का था उसमें भी वैसा हुआ। विकेट में इतना ज्यादा मसला बजाय नजर नहीं आ रहा क्योंकि जो प्लेयर्स शॉट खेलते हुए नजर आ भी रहे वो प्रॉब्ली वो शॉट उस इम्पैक्ट के साथ नहीं लगते जो बहुत सारे मैचेस में हमने बैटिंग सेकंड में देखा कि प्लेयर्स बाउंड्री को अप्रोच करते हुए आउट में, यानी वो फुल पावर के साथ, फुल इम्पैक्ट के साथ अपने शॉट्स नहीं खेल पाए। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं कि जिस तरह पिछले डिस्कशन में ये बात करते आए कि प्लेयर्स 4 ओवर और 20 ओवर के क्रिकेट में इतना इन्वॉल्व रहे हैं पिछले 8-10 माह कि 50 ओवर उनको बहुत ज्यादा लगने लगे। बट आई होप कि ये जो टूर्नामेंट, और अब प्रॉब्लम शायद ये जरूरी हो गया था कि ये टूर्नामेंट ऐसा हो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो प्लेयर्स को थोड़ा सा बड़े फॉर्मेट और फिर आगे जाके और बड़े फॉर्मेट के लिए मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर कर सके। All right, thank you. Thank you. I hope you're having a good time in Faisalabad. Because what we wanted to actually find out, and it's a good thing. अभी अगर ODI में ये हो रहा है तो टेस्ट तो में क्या हम फिटनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं?